बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की एपिसोड नंबर 7। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किस्त की तरफ। अलीज़ा इसे घर ले आई थी। ये बड़ा घर था, जदीद स्टाइल से बना, मगर सच पूछा जाता तो इसे वो घर ही अच्छा लगता था जो वहाज का था। मगर वहाँ ना इसके लिए कोई था और ना ही कोई मुखलिस था। इसने अपना ज़हन छटक दिया, मगर बहुत कोशिश के बाद भी बिल्कुल लापरवाही नहीं हो सकी। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई। अलीज़ा ने मुलाजमत से खाने का काम मिशाल सर झुकाए बैठी थी। क्या आप इतने ही खामोश रहती हैं? अलीज़ा ने शूज़ उतारे और सोफे के सामने रखे छोटे से स्टूल पर पाँव रख लिए। कंफर्टेबल होकर वो बैठ गई थी। नहीं, खामोश थी नहीं, किसी अपने ने ज़ुबान छीन ली। मिशाल मध्यम सा मुस्कुराई। अलीज़ा खामोश हो गई। मैं आपसे ये जान करके क्या वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती तो हम ये बात नहीं करेंगे। वो मुस्कुराई। मिशाल मुस्कुरा नहीं सकी, बस सर हिला गई। तो बताएं आप क्या खाएंगी? वैसे खाना रोज़ मेरी पसंद का बनता है, मगर सच बताऊं तो मेरे घर में मेरे अलावा दूसरा कोई फ़र्द कोई नहीं। 1 साल बाद आया। पापा साल पहले इंग्लैंड चले गए थे तो तभी बस बिज़नेस और घर में मैं और मेरी तन्हाई। वो मध्यम सा कहकर लगा उठी। मिशाल मध्यम सा मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में भी उदासी थी, खामोशी थी। सारे में आपके देवर हैं? इसने ज़रा कुछ तौक़ुफ़ से पूछा। वहाँ से मेरा कोई कुछ नहीं लगता, बस सारिम को कुछ शायद लगता हो कि मैं सच्ची हूँ। वो इसने शाने उचका दी। अलीज़ा फिर से चुप हो गई। तुम पसंद करती हो सारिम को? मिशाल ने बहुत कुछ देर बाद पूछा। अलीज़ा के चेहरे को मुस्कुराहट और शर्माहट ने मिशाल को संजीदा कर दिया। मोहब्बत दुनिया की सबसे बेदपार चीज़ होती है और मर्द कभी औरत से मोहब्बत नहीं करता, खासकर एक खूबसूरत औरत से। वो सिर्फ इससे दिल लगी करता है। अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर दो कि मेरी तरह, वो इसे रोकते हुए बोली। अलीज़ा हैरानगी से देखने लगी। आपको ऐसा क्यों लगता है मोहब्बत बेदपार है? इसने सारी बातों में से बात पकड़ी। तुम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो। हाँ, शायद मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ, कभी किसी खास ने जिक्र किया था। मैं एक अजनबी के साथ इसके घर में रहने पर मजबूर हूँ। इससे ज़्यादा मोहब्बत का एतबार क्या देखोगी? मगर सब एक जैसे नहीं होते, वो डिफेंड करने लगी। मगर वहाँ सब एक जैसे हैं। वो एक दूसरे के तो हो सकते हैं, तुम्हारे और मेरे नहीं। तुम्हारी एक गलती को वो तुम्हारे गले का तोक बनाकर तुम्हारी सांसों से भी इस चीज़ का बदला ले लेंगे कि तुम्हें अपनी सांसें बोझ लगने लगेंगी। तुम्हें अपने खलूस, अपनी सच्चाई पर सवाए गुस्से और खुद से नफरत महसूस होगी। तुम्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा सवाए एक ही नाम के जो मेरे वजूद में। मगर मेरे दिल में अब तक इसके लिए भी कोई नरमी पैदा नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ वो सुनेंगे तो शायद अपने बच्चे को भी अपना नहीं माने। ऐसी होती है मोहब्बतें। वो सिसक सिसक कर रोती, जबकि लीज़ा एकदम उठकर इसके नज़दीक है और इसको तसल्ली देने लगी, जबकि मिशाल दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? वो परेशानी से बोली, गोया वो खुद से पूछ रही हो। मेरे घर में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे एक बात पूछो, आपके अपने पेरेंट्स नहीं है? वो सवाल कर बैठी। मिशाल नफ़ी करने लगी। मेरे बाबा बहरीन में होते, मैं खुद भी वहीं की हूँ, इसने कहा तो लीज़ा ने सर हिलाया। आप अब कुछ खा लें। अलीज़ा ने इसे उठाया। मुझे भूख नहीं है, इसने नफ़ी की थी। बस मुझे कमरे का बता दो जो मेरा, इसने कहा तो अलीज़ा ने ज़्यादा फोकस नहीं किया। वैसे भी ऐसे हालात में कुछ खाया भी नहीं जाता, ज़रा फोर्स नहीं किया। इसे इसके रूम का बता। मिशाल अंदर चलेगी, जबकि अलीज़ा को उम्मीद थी सारिम के आने की, मगर वो नहीं आया। तभी वो भी इंतज़ार करके अपने रूम में जाकर सो गई। खाना इसने भी नहीं खाया था। हाले हुणे तो उन्हें भेजा, हुणे पीछे पीछे सारा आई हुए। अगली सुबह ऐसी थी जैसे घर में मौत का सा समा। वह आज अपने कमरे से नहीं निकला, जबकि अल्तमत जल्दी से कहीं चला गया। और दूसरी तरफ दाराजान भी कमरे से बाहर नहीं आए थे। सब खवातीन घर के काम तो करी थी, मगर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। नूर आहंग कॉलेज नहीं गई थी। आज हानी ने भी छुट्टी कर ली। निहाल वापस लौटी। इसने आहंग से बात करना चाहिए, मगर वो सो गई थी। सिकंदर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो तभी सारिम भी बाहर निकला। इसने किसी की तरफ नहीं देखा और टेबल पर लगे नाश्ते में से नाश्ता करके वो उठने लगा। मसरूफ़ से वो कॉल मिला रहा था किसी को। सिकंदर इसे नोट कर रहा था। इसने एक सर्द नज़र दूर खड़ी निहाल पर भी डाली और फिर सर झटक गया। अगर तुम्हारी अहम कॉल ख़त्म होगी तो आज अलीज़ा चौधरी ने ऑफिस आना, फाइल्स रेडी हैं, प्रोजेक्ट में लगने वाली अकाउंट तुमने मुझे नहीं दी, तो अकाउंट तुमने मुझे नहीं बताई। सिकंदर बोला तो सारिम ने मोबाइल रख दिया। ये सब वह हाथ जानता है, इससे पूछा। और मेरी तरफ से सब चीज़ रेडी है। दूसरी फाइल अल्तमश ने रेडी करनी थी, इससे बात करो, इसने सर्द लहजा में जवाब दिया। भाजपाई की कंडीशन तुम जानते, इस हालत में इनसे मैं बात करूं? जब तुम्हें बजट पता है तो मुझे बता दो, मैं अकाउंट्स चेक कर लूँगा। क्या हालत है इसकी? क्या हालत? ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसने एक औरत को क्या किया? इसने एक औरत को जलील किया? चैन से नहीं बैठेगा कभी। सारिम को गुस्सा चढ़ा। क्या बकवास करो तुम? बचपन से हम एक दूसरे के साथ हैं और तुम्हें इस लड़की पर ट्रस्ट है जो पहले से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। कौन नहीं जानता मिशाल के 1000 बॉयफ्रेंड्स थे। सिकंदर धाड़ा वह आज की तकलीफ से बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। बीवी थी मिशाल इसकी, यकीन करना चाहिए था इसे इस पर। जो कुछ भी अपने साथ कर चुका, फ़कत इसके अलावा इस बात का कोई जिम्मेदार नहीं है। और बहुत जल्द, मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत जल्द तुम शर्मिंदगी से अपना मुँह छुपाते फिरोगे, क्योंकि तुम भी इस पर बहतान लगाने वालों में शामिल हो। सारिम ने पेट में कांटा फेंक कर उठ के, बहतान नहीं लगाया, हकीकत है जिसकी खुल गई सबके सामने। वो ठीक यहाँ से जाना चाहती थी, बिल्कुल अपने बाप जैसी है, खुदगर्ज और बदकिरदार। सिकंदर, सारिम चिल्लाया। मैंने इसे अपनी बहन कहा है तो दिल से माना भी है। तुम मेरी बहन के मुतालिक बकवास करोगे तो ज़ुबान खींच दूंगा। इतने ऊंचे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करो कि पछताना पड़े। वो गुस्से से बोलकर बाहर निकल गया। निहाल सिकंदर की नेगेटिविटी पर हैरान थी, जबकि सिकंदर भी वहीं प्लेट छोड़कर उठ गया। पीछे सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। आहंग अपने कमरे में आगे से बचपन से लेकर आज तक घर को ऐसी हालत में नहीं देखा था। इसे रोना आ रहा था। सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। आखिर क्या हो गया था इनके घर को?
वो रो दी थी, तभी निभा निहाल आ गई। जिसने आहंग को रोते देखा तो इसके पास बैठ के, मिशाल भाभी गलत नहीं है, वो बोली। वहाज भाई गलत है? फिर इन्होंने कितना गलत किया निहाल? वहाज भाई कितनी मोहब्बत करते थे इनसे, इतनी इज्जत दी, रुतबा दी, किस चीज़ की कमी थी जिन्होंने ये सब किया? और शायद हम सभी बेवकूफ़ थे, वो जो पहले भी वो सब करती थी। आज दादा जान को अपनी गलती का एहसास होगा कि इन्होंने क्या किया। तुम सब लोगों ने बस एक तस्वीर को देखकर इन पर वाकई बहतान रख दिया। आहंग वो अपने मुँह से चीखती नहीं कि वो नहीं जानती किसी समी को। रिश्तों में एतबार ना हो तो कितने खाली से लगते हैं। आज तुम सब एक दूसरे के, और वो बेकसूर होने के बावजूद अकेली है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम इन्हें जानती कब हो? शायद मुझे इन पर ट्रस्ट है, वो मध्यम लहजे में कहकर इसने शान उचका दी, जबकि दूसरी तरफ आहंग एक लम्हे को इसे देखकर आंसू साफ करके, इनका कुछ नहीं किया, असल दुख तो वह हाज पाई का। आहंग बोली, काश तुम लोग इस अंधेरे से निकल जाओ, बस तुम सब लोग ठीक हो, बाकी जो भी यहाँ आएगा वो गलत ही होगा। निहाल को भी ज़रा गुस्सा है तो वो कहती वहाँ से उठ गई। अभी बाहर से निकलती कि हानिया खड़ी दिखाई दी। वो इनकी बातें सुन चुकी थी। हानिया निहाल को बुरी तरह घूरी थी। इतने अरसे बाद तो इसका दिमाग ठीक हुआ? तुम विशाल के मतलब मन खड़े बातें बनाकर इसे मत बताओ, वो बोली। और आहंग के पास बैठ के निहाल कुछ नहीं बोली। मैं तो पहले से जानती थी वो किस तरह की लड़की, अक्सर सुना मैंने इसके मुँह से ये नाम, तभी मैं इसे चिढ़ती थी, मगर सबको जाने क्या लगता है अब सब ने भुगत लिया। मैंने भाई से भी कहा था कि इस लड़की को छोड़ दे, तलाक दे दे, मगर तब सबको मेरे अल्फाज बुरे लग रहे थे। आज जो तुम सबके सर में खाक डाल गई तो सब अपने अपने कमरे में मुंह छुपाए रो रही हैं। हानिया बाबाज बुलंद पर उठी। सब इसकी बात सुने थे मगर कोई कुछ भी नहीं बोला। जिरो तू मुँह छुपा कर रोना ना, उदो भी सारे ने कुछ नहीं बोलना। लाम थी उदो सारे बोलने के बारे चढ़ के, बगैरत लोग, सब तो बड़ी बगैरत है आप। जबकि हानिया भी आगे भी बहुत कुछ बोलती रही। ब्रेक तो तब लगी जब वहाज के रूम का दरवाज़ा खुला। इसने नूर को आवाज़ लगाई। नूर डरती वहीं इसके नज़दीक गई और वहाज ने मिशाल का सारा सामान कमरे से बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक बादो इसे, वो बोला। नूर हैरानगी से मिशाल का नया सामान देख रही थी। लाख लानत वहाज दी ज़िंदगी थे। क्या कह रहा, मैं सुनाई नहीं दे रहा? वो दीवार पर हाथ मारता धाड़ा। जी भाई। नूर ने जल्दी से सामान समेटा। वहाज ने खींच कर दरवाज़ा भी सबके मुँह पर मार दिया और अंदर चला गया, जबकि वो सब सहमी नज़रों से आंसू बहाती नूर की जानिब देखते इसकी तरफ बढ़े। मैंने रोका भी था मगर तुम लोगों को मैं ही दुश्मन लग रही थी। आनिया ने नूर को उठाया। मेरा दिल कहता है आप ही मिशाल, आप ही सच्ची हैं। आनिया ने गुस्से से दूर झटक दिया। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है, इसने नफरत से कहा और वहाँ से चली गई। नूर ने मिशाल के कपड़े संभाल लिए थे, फेंके नहीं थे। अलीज़े ने आज ऑफिस आना था। अल्तमिश, सिकंदर और सारिम तीनों थे। वो तीनों वेट कर रहे थे अलीज़े का, तभी ऑफिस का दरवाज़ा धड़ से खोल कर वह आज कमरे में दाखिल हुआ। वो सियाह कमीज शलवार में था। सारिम ने इसकी जानिब से निगाह फेर ली। सिकंदर एकदम खड़ा हुआ, वह हाथ चेयर खींच कर बैठ गया। अलीज़े 5 मिनट तक कमरे में दाखिल हुई और इसके बाद इस कमरे में सिर्फ प्रोफेशनल मीटिंग की बात हुई। अलीज़े चेक साइन करके उठी। प्रोडक्ट्स की टाइमिंग का ख्याल रखिएगा। अलीज़े ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा और जाने लगी। सारिम क्या पाएंगे? अचानक वो मुड़ी। सारिम ने इसकी सूरत देखी। वो इतनी देर से सोचा था लड़की बेवकूफ़ी ना कर गुजरे, मगर वो शक्ल से नहीं अक्ल से पूरी तरह बेवकूफ़ थी। ये जानबूझ कर करती थी। वो तीनों चुपचाप सुन रहे थे। हाँ आऊँगा, इसने संजीदगी से कहा। फाइल पर छुप गया। गो मजीद वो कुछ बोलना नहीं चाहता था। वो मिशाल आप भी कुछ खाती नहीं है, तभी मैंने सोचा आप आ जाए तो शायद। क्या आप जा सकती हैं यहाँ से? सारिम पेन फेंकता गुस्से से चीखा था। अलीज़े चुप सी होगी। ओके, इसने आहिस्ती से कहा। चलेगी, जबकि सिकंदर एकदम खड़ा हो गया। ये क्या बकवास फैलाई हुई तुमने? मिशाल मिस अलीज़े के घर है। वो सारिम से पूछने लगा। तुम में से किसी का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है? सारिम ने टका सा जवाब दिया, वहाँ से जाने लगा। सारिम, वहाज के आवाज़ पर वो रुका। अगर तुम इस औरत से कोई ताल्लुक रखोगे तो घर लौटने की ज़रूरत नहीं, इसने दो टोका। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं देखा, और अगर मुझे घर से निकालो तो ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। इसने भी कह दिया। हाँ, इसे नया घर मिस अलीज़े का जो मिल गया हमारे खिलाफ ही चलेगा ना। सारिम क्यों कर रहे हो तुम ये? तुम्हारे लिए वह हाज है मैं ये वो लड़की? अल्तमश तमीज़ से। सारिम ने उंगली उठाकर इसे टोका और ख़ुद बाहर निकल के पीछे वहाज ने टेबल पर एक हाथ मारा तो पानी का जग और फाइल समेत बोस हो गई थी। जो दफ़ा हो सारे जने भाई तो सब तो पहले दफ़ा हो गए। निहाल लॉन में बैठी थी, तभी सिकंदर की बाइक घर में दाखिल हुई और इसने अपना हेलमेट उतारा। निहाल इसी तरफ देखने लगी। बज़ाहिर ये लोग एक दूसरे से जितना घुलने मिलने वाले थे, मगर इतने से इतबार के रिश्तों में कमी इतनी ही थी। वो सर झुका आगे सिकंदर इसके नज़दीक आ गया। बेवफा बदकिरदार लोगों को साथ देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बोला। आप किसी के मतलब ऐसा नहीं कह सकते। निहाल का दिल हिल सा गया। किसी ने हमारे घर की रौनक छीन ली। हमारे घर में मातम का समा। वो बिल्कुल अपने बाप जैसी निकली है। सिकंदर ने मुट्ठियाँ भेज ली। आपको ट्रस्ट करना चाहिए, वो आपकी बहन है। इसका माजी मेरे सामने। सिकंदर ने निहाल को घूरा। माजी में की गलती क्या ये साबित करती कि हाल में भी गलती इसी शख्स की है? निहाल की बातें सिकंदर को खामोश कर दिया। औरत इक़्तिदार में नहीं होती, तब भी मर्द इसे अपने दिमाग के तराजू में तोलता है। जैसा मर्द अंदाज़ा लगाएगा औरत इसके नज़दीक वैसे ट्रीट करने के काबिल है, जबकि मर्द अपने बारे में ऐसी शानदार सेंस नहीं रखते। वो गुस्से से कहती इसके पास से गुजर गई। से सिकंदर ऐसे मजाज का नहीं लगता था, मगर साबित बिल्कुल इसकी उलट हुआ था। सिकंदर से जाता हुआ देखता रहा, फिर खुद भी वहाँ से चला गया। जो दफ़ा हो।
सारिम को शदीद गुस्सा चढ़ा था लीज़ा पर। इतना बड़ा बिजनेस चलाती थी वो लड़की और दुनिया जहाँ की बड़ी बेवकूफ़ थी। भला इस तरह सबके सामने पूछने की क्या तुक थी। फिर इसे भी एहसास हुआ कि वो भी कुछ नहीं जानती और इसने तीनों के सामने से कैसे झाड़ दिया था। वो चुपचाप चले गई। इसने ये नहीं सोचा कि अगर ये डील तोड़ते तो इनकी साख कितना ख़राब हो जाएगी और फिर मार्केट वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। इतनी मेहनत से बना बनाया बिजनेस लम्हों में किसी काबिल नहीं रहेगा। क्या इसे ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहता था कि इनके बिज़नेस को कोई नुकसान हो, क्योंकि घर वालों को नुकसान सिर्फ हानिया ने दिया था और इसका सच वो सबके सामने ला करेगा। इसने वो सेलफोन अपनी पॉकेट से निकाला। समी तो गधे के सर से सींग की तरह गायब था। वो इस सेलफोन का सारा रिकॉर्ड निकलवाना चाहता था। क्या इसका शक ठीक है? क्या ये समी वही समी है? क्योंकि शायद वह आज बीवी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, बहन के मामले में कभी भी नहीं कर सकेगी। इसको जान से मार दे। इसीलिए वो इसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जो नुकसान दे। तभी इसने अपने एक जानने वाले को सेलफोन दिया ताकि वो इसे रिपेयर करे और इसका फ़ोन का मोबाइल का सारा डाटा निकाले। 2 दिन का टाइम दिया था इस आदमी ने। सारिम वहाँ से फ्री होकर लीज़ा के घर की जानिब बढ़ा। वो मिशाल से मिलना चाहता था। इसे और गुजरते लम्हे के साथ यकीन हो चला था मिशाल झूठ नहीं बोल रही। इंसान कुछ भी हो जाए अपनी आदत के खिलाफ नहीं चाहता। वो खुद को जितना भी कंपोज करने की कोशिश करे वो किसी न किसी लम्हे अपनी आदत पर उतर ही आता। और मिशाल में ये आदत वास्ते थी, वो किसी चीज़ से इनकार नहीं करती थी। अगर इसने वो काम किया ना हो तो इसने वह हाथ के पैसे उठाने पर इनकार नहीं किया था और ना अपने बॉयफ्रेंड के होने पर। वो लीज़ा के घर पहुंचा तो वहाँ लीज़ा तो नहीं थी। इसने मेट से मिशाल का पूछा तो इसने बता दिया कि वो रूम में। सारे मिशाल के रूम में आगे दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया। मिशाल एक दिन में मुरझा सी गई थी। इसने लीज़ा का ट्राउज़र शर्ट डाला हुआ था। वो सूट जो पहनकर वो तैयार हुई थी वह आज के लिए इसी के हाथों रुस्वा हुई थी। वो इसने उतार फेंका था। वो खामोशी से सारिम को देखने लगी। कैसी हो? वो बोला और सोफे पर बैठ गया। मिशाल की सूजी हुई आंखें इसका हाल बता रही थी। वो कैसी है? क्यों आए हो? वो भड़क कर बोली। तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल करना चाहिए। वो संजीदगी से बोला। मिशाल ने सर झटका। तुम मेरे पास मत आया करो, ना ये साबित करने की कोशिश करो कि तुम मेरे लिए बहुत कंसर्न रखते हो। इस आदमी के घर में रहने वाला हर शख्स मुनाफिक है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं समझती। वो गुस्से से चीखने लगी जबकि सारे मुठा वो रोती थी। अब तो बात बात पर रो देती थी सबको रुलाने वाली। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मामले की तह तक पहुँचने में मेरी मदद करो, खुद को दुरुस्त साबित करो। मुझे कोई शौक नहीं है मुझ पर किसी पर अपना आप वाज़ा करने के। इसने सारिम का हाथ छटका। तो क्या करोगी? सारी ज़िंदगी यहाँ रहोगी किसी गैर के घर में? सारिम को भी गुस्सा है। कम से कम तुम लोगों का इस बात से कोई लेन देन नहीं है। मैं बहुत जल्द बहरीन चली जाऊँगी। इसने अपना फैसला सुनाया। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, मगर फिलहाल तुम्हें इन लोगों के मुंह बंद करने की ज़रूरत है जो तुम्हारी आड़ में सब घर वालों की नज़रों में धूल झोंक रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया और अब तुम्हारे घर मुतल्लिक घर वालों पर भड़ास निकालना है। अगर तुम हमदर्दी समेटना चाहते तो सारी ज़िंदगी भी वह आज किसी को आने नहीं देगा। मैं जानता हूँ इस इंसान को, एक बार इसकी नज़र से कोई गैर गिर जाए तो दोबारा नहीं उठता, भले वो शख्स कितना ही कुछ करना कर ले। और मैं चाहता हूँ वो अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि इसकी नाक के नीचे एक गंध हो रहा है, ना कि तुम्हारा कोई ताल्लुक है इससे। सारिम भड़कता हुआ बोला। मिशाल हैरानगी से देख रही थी। इसके गाल पर आंसू चमक रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पाई। क्या कहना चाहते हो? वो पूछने लगी। ये मेरा शक है, मुझे भी यकीन इस दिन होगा जब इस मोबाइल का डाटा मेरे हाथ में आएगा। जो मैं सोच रहा हूँ कि वही सच है। वो कहते हुए बैठ गया। मिशाल अब भी सवालिया नज़रों से देख रही थी। सारिन ने से मध्यम आवाज़ में हानिया की सारी बात बता दी, जबकि मिशाल मुंह पर हाथ रखे अपनी हैरानगी को दबा नहीं सकी। तो तुम पागल हो गए हो? वो बोली। नहीं, मुझे यकीन है ये सब हानिया ने किया। इसे तुमसे सख्त नफरत थी, इसी ने समी को तुम्हारी पिक्स भेजी और समी नहीं जानता वो बहाज की बहन से अफेयर चला रहा है, क्योंकि समी सिकंदर का दोस्त है। सारिन ने सारी बात खोली। मिशाल तो दंग रहेगी, बिल्कुल चुप रहेगी। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो सारिम से पूछ रही थी। शायद इसे तुम पसंद नहीं थी, मगर मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते वो देखती रही। वो एक लफ्ज़ नहीं बोली। इसे खुद को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मिशाल भड़क उठी। इसने खुद को बचाया नहीं, फंसाया तुम्हारी तस्वीर समी को देकर। वो बोला तो मिशाल की आंखें भीग गई। शायद ठीक ही हुआ मैं सारी ज़िंदगी इस बेवकूफ़ी में रहती कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो टूटे दिल से बिखर गई, बुरी तरह रोती। मिशाल सारिम को उस पर तरस आया। वो वाकई वह हाथ से मोहब्बत करती थी जो संभल नहीं पा रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो ये भी जानता था कि वह आज भी इससे बहुत मोहब्बत करता है, मगर वो एक बेवकूफ़ और ज़िद्दी शख्स था। सारिम ने इसे तसल्ली दी से चुप कराया। तुम बहुत जल्द इन सबके सामने सुरखरू खड़ी होगी। वो इसके सर पर हाथ रखता बोला। ये मोबाइल, इसका डाटा मैं खुद देना चाहती हूँ। वहाँ इसने सारिम को देखा तो सारिम ने सर हिला दिया। मगर मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वो बोला तो मिशाल ने आंसू साफ करते सर हाँ में हिला दिया। दिन यूं ही गुजरने लगे। घर के माहौल में फ़र्क नहीं आया। हानिया सब पर शेर हो चुकी थी। वो सबको जता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक थे और बाकी सब गलत। सब खाने की टेबल पर भी इकट्ठे नहीं हो रहे थे। इसी बीच अल्तमश पर भी फ़ायज़ा और नरगिस की तरफ से दबाव बढ़ना शुरू हो गया। वो कब तक यहाँ रहे? अल्तमश जबकि शर्मिंदा था वो कैसे यहाँ से चला जाए, आज मुश्किल में इन सबको छोड़कर चला जाए। तभी इसने सब तरफ से कान बंद करके वह हाथ के साथ खड़ा था, मगर वह हाथ सिर्फ अपने कमरे में था। वो कहीं भी नहीं आ जा रहा था। इस दिन के बाद ऑफिस भी नहीं आया था। तभी अल्तमश सिकंदर ऑफिस संभाल रहे थे। सारिम भी आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ आहंग परेशान थी। न जाने कौन था वो लड़का जिसे तंग कर रहा था। इसका नाम और सारी बातें मालूम थी। सारी मालूमात थी। आंख परेशान हो चुकी थी जब इस लड़के का मैसेज देखा कि इसके घर आ जाएगा, मगर इसने इसकी कॉल पिक नहीं की। वो बताना चाहती थी किसी को इसकी हिम्मत की लड़की नहीं थी कि वो अकेले सब संभालती। अल्तमश से बात करती तो फिज़ा कुछ अच्छी नहीं थी कि जाने वो क्या समझता। तभी वो सारिम का इंतज़ार करने लगी। सारिम लेट नाइट घर लौटा था। वो सारिम की तरफ बढ़ी। क्या हुआ? वो इसकी परेशानी पर इसकी जानिब देखने लगा। भाई, वो आहंग परेशान सी थी।
इसने आहंग की झिझक देख कर इसे सोफे पर बैठने का पहले मेरे लिए पानी लो फिर बात करते हैं। आहंग इसकी बात पर सर हिलाती इसके लिए पानी लेने चली गई। वो वापस आई तो सारिम थका थका से सर पीछे डाले बैठा था। आहंग ने इसे पानी दिया। सारिम ने ग्लास लेकर इसे वापस किया और आहंग इसकी तरफ अपना सैल बढ़ा दी। इसका लहजा भीग रहा था। भाई मैं सच में कुछ नहीं जानती। वो सफाई देने लगी। सारिम को झटका लगा। भाई। इसकी खामोशी ने आहंग के कदमों तले पाँव खींच दिए थे कि वो इस पर यकीन करेगा या नहीं। वो रो रही थी। सारिम ने इसके सर पर हाथ रखा। ये रोने की घबराने की बात नहीं, तुम ब्लॉक कर दो, इतनी सी बात पर रो रही हो। वो मामूली सा हंसा। आहंग इसकी तरफ हैरानगी से देखने लगी। रिश्तों में ट्रस्ट और एतबार चंदा बहुत ज़रूरी होता है। आज तुम शायद मामूली से सही मिशाल की तकरीब से गुजरी होगी। इसकी जगह जाकर सोचो जब इसने अपने शौहर को तलाक देने से रोका, जब वो चीखती रही, किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे तुम पर एतबार है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे माजी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा यकीन है कि मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए इसका किरदार और इसके भाई की इज़्ज़त बहुत अहम है, और सबसे अहम इंसान की अपनी इज़्ज़त होती है। वो इसका गाल थपथपा कर उठा। जबकि आहंग साथ बैठी रहेगी। सारिम इसका सैल ले गया था। वो कुछ भी करता वो नहीं जानती थी, मगर इस मंजर में खो गई जब मिशाल बहाज को यकीन दिला थी कि वाकई में मिशाल बेकसूर थी। अपने तो आई थे आप तो बेकसूर है, वो बेकसूर नहीं हो सकती। सारिम को सख्त जहर लगा था इस वक्त। अपना फ़ोन जो कि इसकी नींद डिस्टर्ब कर रहा था, इसने गुस्से से कॉल पिक की जिसकी भी थी और कान से लगा ली। कैसे आप? मुस्कुराता खनकता लहजा सुनकर एक पल के लिए बस लहजे में महव हुआ था। तो तुम्हें सुकून नहीं? वो बोला तो लीज़े की खुशी का कोई ठिकाने नहीं रहा, यानी उसे पहचान गया था। और कैसे हक से तुम्हें कह रहा था, आप ख्वाबों में आते सुकून लेने नहीं देते। शट अप, शर्म आती तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? सारिम चिढ़कर उठकर बैठ गया। दूसरी तरफ अलीज़ा एकदम खामोश हो गई। यहाँ सारिम भी खामोश हो गया। अगर वो डील कैंसिल कर दे तो? इसने एक पल को सोचा। फिक्र ना करे, मैं डील कैंसिल नहीं करूँगी। वो एक बार फिर खनकते लहजे में बोली तो सारिम नफ़ी में सर हिला गया। गहरा सांस भरा। क्या चाहती हो? बस मुद्दे पर आ गया। कुछ भी नहीं, बस इतना कि आप मुझे डांटते रहे, मैं यूँ ही तंग करती रहूँ। वो बोली तो सारिम ने उकता कर फ़ोन ही काट दिया। अजीब लड़की थी, पीछे पड़ गई थी। फिर वो पाबंद इसलिए हो रहा था कि कहीं वो डील ना कैंसिल कर दे। वो भी यही सोच रहा था कि इसका सेलफोन फिर से बजने लगा। इसने उकता कर कॉल पिक किया। अब क्या? वो भड़क कर बोला। सर आपका डाटा निकल गया, आप उठा ले। दूसरी तरफ से जो कहा गया था वो एकदम सीधा हो गया। इसे तो लगा था फिर से लीज़े ओके आता हूँ। वो जल्दी से उठ वॉशरूम में घुस के आज सारा सामने आ जाना था कि आखिर कौन कसूरवार है। वो इतने दिनों से बस इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। वो फ्रेश होकर रूम से निकला, एक नंबर डायल करने लगा कि सामने हानिया से हो गया। मुस्कुराती हुई हानिया से देख रही थी। सारिम को इसकी मुस्कुराहट दुनिया की सबसे बुरी और बदतरीन मुस्कुराहट लगी। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। हानिया, तुम कितने दिन इस मुस्कुराहट से और इस फरेब से लोगों को धोखा दोगी? वो सर झटक कर वहाँ से चला गया। कल मैंने सुना आपकी बहन को कोई रॉन्ग नंबर तंग कर रहा था। वो रॉन्ग नंबर यही है? एक शादीशुदा लड़की ने राइट नंबर फंसा दिया। वो एकदम आगे बढ़कर तंजिया लहजे में अपने नाखून पर फूंक मारती बोली। सारा मुस्कुरा दिया। मैं बस इतना कहूँगा, जिस दिन वहाज को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई कि मिशाल की वो तस्वीर तुमने भेजी थी और दर हकीकत तुम बदकिरदार हो, इस दिन से खौफ खाओ। कहीं वो दिन आज का दिन ही ना हो। वो वहाँ से कहता चला कि जबकि हानिया संजीदगी से इसकी पुष्ट देखने लगी। वो इस दिन से समी के कांटेक्ट का वेट कर रही थी, मगर समी ने कोई रब्ता नहीं किया। फिक्र भी थी कि क्यों नहीं कर रहा। जब वो रब्ता करता तभी तो इसे बताता कि इसके सैल को कैसे तलाशे, मगर समी तो बिल्कुल खामोश हो गया था। हानिया को किसी गड़बड़ का बुरी तरह एहसास हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। इसने अपने घबराते दिल को संभालने की कोशिश की, मगर वो सारिम के अल्फाज से परेशान हो गई थी। वो भी खड़ी सोच रही थी कि कुछ देर बाद वह आज अपने रूम से निकला और अपने इसी कैजुअल हुलिये में था जिससे वो रोज़ जाया करता था। आंखों में हिला देने वाली सख्ती थी, जबकि अंदाज इतना सख्त था कि इसके पास से गुजर गया। मगर हानिया को लगा नहीं वो इसका भाई है। क्या वाकई वो आज को मिशाल से मोहब्बत थी? वो एक पल को सोचने लगी, लेकिन इतना तो वो भी जानती थी मोहब्बत में एतबार बहुत ज़रूरी था। इसने समी पर एतबार किया तो वो यहाँ तक पहुँची थी। वह आज को एतबार नहीं था तो खाक मोहब्बत थी। वो सर छटक गई। लाख दिलाना तेरी मोहब्बत है तो लाख दिलाना तेरी ज़िंदगी दे उत्ते। शायद इसका भाई बाकी दिल लगी कर रहा था। इसने शानिया को आकर मुस्कुराकर सोचा, मगर वो खुश थी। जैसे मिशाल को यहाँ से निकाला गया, वो जल्दी रूम में चली गई और सारिम की भी फिक्र उतार दी। क्या कर लेगा वो, और कौन मानेगा इसकी? इसने सोचा और रिलैक्स हो गई। डाने दस्से का सवाद। सारिम के हाथ में डाटा था। वो एकदम वो सारा डाटा जिसके हाथ में था देखकर कराहियत महसूस करने लगा। कैसे कैसे इसके घर की एक औरत कैसे ही सब कर सकती थी? तेरी वजह तो करती सी। तैनू जो पहले पता लग गया सी कि तू उदों क्यों नहीं दस्या सारिਆਂ ਨੂੰ ऐसा हद तक जानते ना देंदा। इसकी तस्वीर, इसकी चैट, इसकी कॉल्स लिस्ट, इसने बिलाकर मिशाल की तस्वीर वाला डाटा भी निकाल लिया। दोनों के बीच हुई गुफ्तगू को इसने पढ़ा और खून का घूंट हलक में उतार कर वो वहाँ से उठ गया। सारा डाटा इसने एक फ़्लैश में डाल लिया था और एक बड़ी रकम इसने इस आदमी के हाथ में रख दी, क्योंकि किसी सेल की डिटेल्स निकलवाना भी आसान नहीं था। वो फ़्लैश लेकर अपनी बाइक पर सवार हुआ। इसके माथे पर कई तफक्कर की लकीरें थी, ना जाने क्यों, और आज ये सच खोल देने पर अंदर बेहद अजीब महसूस कर रहा था। शायद बचपन से वो सब इकट्ठे रहते थे। वह हाथ की सिंसेरिटी, अपने घर वालों के साथ, अपनी बहनों से मोहब्बत, सब कुछ देखने के बाद आज हानिया का रासपाश करने में से वह हाथ की तरफ से बहुत दुख हो रहा था। अगर सच जाना चाहते तो ये सब ज़रूरी था। किसी इंसान की ज़िंदगी का सवाल था इसमें, और फिर इस इंसान के साथ एक और ज़िंदगी जुड़ी थी। वो कैसे किसी पर बहतान लगा छोड़ देता? कैसे वो बहतान जो सबने इस पर लगा दिया वो इसे ही छोड़ देता? वो खुद गर्ज नहीं हो सकता था। तभी इसने लीज़ा के घर की राली बाइक तेज़ कर ली। वो फैसला कर चुका था वो सब बता देगा जो बेगुनाह, वो किस लिए वो सब भुगते जिसने किया ही नहीं।
वो कुछ ही देर में वहाँ पहुँचा और एलिज़ा के शानदार घर में दाखिल हुआ। वो मिशाल के कमरे के बारे में जान गया था, इसका इरादा था सीधा वहीं जाने का कि मगर बीच में एलिज़ा इसके सामने आ गई। एक और ख्वाब आपकी निस्बत से हमें दिखाया जा रहा है, वो अपनी मुस्कुराहट के लबों में दबाती बोली। ये ख्वाब बेहतर होगा ना देखो, क्योंकि ख्वाब ही होते हैं एक बुलबुले की तरह, और जागने के बाद सब खत्म, रहती हकीकत ही है। इसने पॉकेट्स में हाथ डालकर नॉर्मली लहजे में कहा, तो आप हकीकत ही तो हैं, ख्वाब वैसे भी हम बस रात में देखते हैं। वो अच्छी खासी ढीठ वाक़या हुई थी। सारे इसके मुस्कुराने पर नफ़ी में सर हिलाता मिशाल के रूम की तरफ जाने लगा। सोचा नहीं था आप मेरे घर में इतने हक से चलेंगे, वो बोली, जबकि सारिम के कदम रुक गए। जिच होकर इसने इसकी तरफ देखा। कौन सा मज़ा आ रहा है मुझे जिच करके, वो सीधी तरह पूछने लगा। मज़ा तो नहीं आ रहा, बस अच्छा लग रहा है, वो दिलकशी से हंस पड़ी। सारिम ने गहरा सांस भरा और हाथ बढ़ाकर एलिज़ा की कमर को अपने सख्त बाजू में कैद कर लिया। दूसरी तरफ एलिज़ा दंग नज़रों से सारिम को देखने लगी। ये आग है, इसमें उतरो तो खुद को मेरे हाथों झुलसवाने के लिए तैयार रहना। उसकी फटी फटी आंखों में हैरानगी कन्फ्यूजन देखकर मध्यम सा मुस्कुराहट छोड़कर चला गया। पीछे एलिज़ा दिल पकड़कर वहीं बैठती चली गई, जबकि सारिम अंदर चला गया। वो इसे डराने के लिए कह रहा था कि वो रुक जाए, मगर यहाँ इसके अपने दिल में इसकी कुर्बत से जो हलचल हुई थी वो इस पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। धौर फिटे मुँह पे, चेहरे पर संजीदगी से चाहे वो मिशाल के रूम में दाखिल हुआ। वो बेड पर लेटी थी, तकिया थामे रो रही थी। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें रोने की, वक्त आ गया तुम्हारे शौहर के रूबरू होने का, वो कड़क लहजे में बोला। मिशाल एकदम सीधी होगी। क्या मतलब? इसने आंसू साफ करते इसकी तरफ देखा। मतलब ये है। सारिम ने सामने लगी एलसीडी में वो फ्लैश लगाई और इस पर सब कुछ चलने लगा। मिशाल घबरा कर खड़ी हो गई। हाने की चैट, इसका इससे मिलने जाने की तस्वीरें जो कि बहुत कुर्बत में खींची गई थी। मिशाल तंग नज़रों से सारिम को देखने लगी, जबकि इनके पीछे एलिज़ा भी आ गई, मगर सारिम में मिशाल की तवज्जो इस पर नहीं थी। मिशाल की आंखें एक बार फिर से भीग गई। रहने दो, ये सब वो देखकर शायद ज़्यादा दुखी हो गए। मिशाल का दिल ज़ोर से धड़का। तुम पागल हो गई हो? सारिम को गुस्सा चढ़ा। मिशाल ने बालों को कान के पीछे किया और सारिम की तरफ देखा। तुम्हें लगता है ये सब देखकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे? नहीं, वो डबल तकलीफ में आ जाएगा, मगर घर वालों की नज़रों में मुझे मानना चाहिए ना कि अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो, वरना मैं खुद जाऊँगा, वो दो टोक लहजे में बोला। मिशाल ने नफ़ी कर दी। मैं नहीं जाऊँगी ना, मुझे वहाज को देखना है, इसने हतमी फैसला किया। मिशाल, सारिम को गुस्सा चढ़ा, जबकि मिशाल का दिल जैसे नए सिरे से दुख रहा था। इस बात पर भी तकलीफ़ हो रही थी कि वहाज को नए सिरे से एक बार फिर तकलीफ़ होगी। आपके पास अपना आप वाज़ा करने का ये बेहतरीन मौका है, एलिज़ा पीछे से बोली, जबकि मिशाल रोते हुए सर नफ़ी में हिलाने लगी। तुम पागल हो गई हो, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा। वो गुस्से से मिशाल का हाथ जकड़ कर इसे घसीटता हुआ बाहर लिया। मिशाल चुपचाप इसके साथ घसीटती जा रही थी। एलिज़ा वहीं रुक गई, जबकि मिशाल को सारिम वहाँ से लेकर निकल गया था। वो बिल्कुल वहाज का सामना नहीं करना चाहती थी। वहाज तो क्या, वो वहाँ किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी, मगर ये भी हकीकत थी जो गम इस शख्स ने इसे दिया था, वो इसमें वो अकेली क्यों सुलग थी। इसे महसूस हो रहा था शादी के बाद ससुराल से ज़्यादा शौहर पर ट्रस्ट करे तो बीवी की अहमियत बढ़ जाती है, मगर इन सब लोगों ने इसे कभी अपना समझा नहीं। वो गैर ही रही, तभी काबिल एतबार नहीं थी। जो इनका अपना था वो मुजरिम होकर भी काबिल एतबार था। वो देखना चाहती थी वहाज को, इसके कदम साथ नहीं दे रहे थे। जब वो इस घर में दाखिल हो रही थी, वो कैसे निकाली की थी अब से कुछ दिन पहले यहाँ से, तो वो तो जानता था कि इसका कोई नहीं है। कैसे कैसे वो इसे यूँ निकाल सकता है? अगर वो कसूरवार भी होती तब भी इसे नहीं निकालना चाहिए था। दर हकीकत वहाज ने मिशाल ने वहाज से मोहब्बत की थी, क्योंकि इसे इस पर एतबार भी था और इसकी हर हुक्म को पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझती थी। मगर वहाज ने इतने अरसे में इस पर सिर्फ अपने हुक्म थोपे थे। वो किससे मिलना चाहती है, क्या करना चाहती है, बाहर जाना चाहती है या नहीं, वहाज को कोई गर्ज़ नहीं थी। वो सिर्फ इससे अट्रैक्ट था, इसकी खूबसूरती से मुतासिर हुआ था, इसकी गुर्बत में खुश था। ये मोहब्बत नहीं थी। इसकी आंखें सच्चाई को जान कर डुबडुबा उठी। तुम्हें यहाँ अपने हक़ के लिए, अपने बच्चे के हक़ के लिए लड़ना है, सारे मंदिर दाखिल होते से पहले बोला। अंदर से हलचल की आवाज़ें आई थी। मैं सिर्फ अपने हक़ के लिए आई हूँ, मुझे वहाज के बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं, वो बोली। और जैसे पुराने वाली मिशाल इसके अंदर सांस समाई थी। वो दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई। वहाँ मामूल की तरह ज़िंदगी चल रही थी। मिशाल ने किसी और की जानिब नहीं देखा। वो सीधा अपने कमरे के आगे चली गई। सब मिशाल को देखकर एकदम रुक गए, हैरानगी से वे इसे वहाँ देख रहे थे। फिर सबने सारिम की तरफ देखा, जो खामोश खड़ा था। वो चाहता था अपने दिल की भड़ास निकाले, इन सबको पता चले किसी पर इल्ज़ाम धरने का और फिर ज़्यादती पर खामोश रहने का अंजाम क्या होता है। वह आज ऑफिस से वापस आ चुका था। इसका ना दिल कहीं लग रहा था, ना ही वो लगाना चाहता था। तभी वो दोबारा वापस आ चुका था। इसकी वजह से सिकंदर भी घर लौटा, सिर्फ अल्तमिश ऑफिस में था। सारिम का इसे नहीं पता था, वो जानना भी नहीं चाहता था। वो सिगरेट का लंबा कश लेता कमरे में अंधेरा कि इसकी याद में सुलग रहा था कि अचानक दरवाज़ा धड़ाधड़ बजा। बहाज की तेवरी ऐसे चढ़ी कि अगर सिकंदर, सारिम और अल्तमिश में से कोई हुआ, वो इनका मुँह थप्पड़ों से सुरख कर देगा। पहले इसने इग्नोर किया, मगर दूसरी बारी पर वो उठा और सिगरेट वहीं फेंकता वो दरवाज़ा खोल चुका था। सामने मिशाल खड़ी थी, स्याह ट्राउज़र और स्याही शर्ट में। दुपट्टा इसके वजूद पर नहीं था। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुरख और सूजी थी, जबकि एक पल के लिए इसे महसूस हुआ वो काबिल रहम बनी हुई है। इसकी हालत इसकी आंखों के गिर्द हल्के, और अगले पल जब इसे याद आया, इसने दांत पर दांत चढ़ाकर पीसे। इससे पहले वो इसे खरी खरी सुनाता, मिशाल ने इसके सीने पर फ्लैश दे मारी। बात ने चौंक कर और फिर हैरानगी से इसकी जानिब देखा। इसके माथे के बल बता रहे थे लड़की थप्पड़ खाने वाली है। सिकंदर भी अपने रूम से निकला। मिशाल को देखकर वो भी हैरान था। तुम सिर्फ मेरे मकरूज़ हो। ज़िंदगी में कभी भी तुम मेरे दिल से ये बात नहीं निकाल सको कि मोहब्बत तो सिर्फ मिशाल ने की थी, वहाज ने नहीं। मोहब्बत होती तो कम अज़ कम एतबार नाम की कोई चीज़ मामूली सी होती। अरे इंसाफ के तकाज़े पर ही उतर जाते।
कि दोनों तरफ की बात जान लेते। इसकी हिचकियाँ बंद की। वहाज में कोई टिश्यू पेपर नहीं थी जो मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। वो धाड़ी, क्या बकवास कर रही हो? इसने से दूर धकेला। मिशाल पीछे हट गई। इसने अपने आंसू साफ के एक बार फिर चारों तरफ इसे जा रहा सकूत छा गया जो कि अब से कुछ दिन पहले छा गया था। बहरीन जाने से पहले ये बच्चा जिसे मैं खुद में रखकर तुम्हारे लिए पाल कर तुम पर एहसान करी, तुम्हारे मुँह पर मार कर जाऊँगी। मैं तो गंदी हूँ वहाज, तुम्हें गंदा बनकर दिखाएगी मिशाल। मुझसे सुरख नजर से घूरती वहाँ से भागती हुई बाहर निकल गई। सारिम इसे रोकना चाहता था। वहाँ सब और कमरे से मिशाल की आवाज़ सुनकर बाहर आने वाले दादा जान भी दंग खड़े रह गए बच्चे का जिक्र सुनकर, मगर मिशाल सारिम के रोकने से भी नहीं रुकी, वो बाहर निकल गई। वह आज अपने बच्चे का जिक्र सुनकर वहीं थम गया था कि इसके पास कोई अल्फाज नहीं थे। सारिम को महसूस हुआ आगे की कहानी वो शायद इसके लिए छोड़ गई। वो आगे बढ़ा। कह दो वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं। सारिम वहाज थाड़ा। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ भी करने से अब हकीकत नहीं बदलेगी। वहाज अपने गिरबान में झांकते तो कभी ये बहतान किसी पर ना लगाते, खासकर इस पर जो कि तुम्हारी बीवी है। इसने झुककर फ्लैश उठाई और अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हानिया की सूरत देखी। हानिया का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। इसे मामूली से सर हिलाकर सारिम को कुछ भी करने से रोका, मगर सारिम ना बेवकूफ़ था, ना ही इसकी किसी भी बात में आने वाला था। ये सब क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने, और क्यों आई थी वो औरत इस घर में? वहाज ने सारिम का एकदम गिरबान जकड़ लिया, जबकि सारिम ने झटके से छुड़ा। पहले देख लो, इसके बाद कुछ बोलना, वो बोला। सारिम भाई, हानिया बेसाख्ता पुकार उठी। सारिम को इसने अरसे बाद ही भाई कहा था। सारिम ने इसकी एक ना सुनी। सबने हानिया को देखा, किसे क्या वैसे थी कि अभी धाड़े मार मार कर रो देगी। सब खड़े थे कि क्या दिखाया जाएगा अभी ने, कौन सी हकीकत दिखाई जाने वाली थी। सारिम ने फ्लैश उठाकर एक डी में अटैच की, हानिया का एलईडी में अटैच कर दी। हानिया का वजूद कांपने लगा था। इसका बस नहीं चला, या तो यहाँ से सारिम को गायब कर दिया, इस फ्लैश को गायब कर दे, मगर दोनों में से एक भी चीज़ मुमकिन नहीं थी। सारिम ने वो तमाम चीज़ें खोल दी। समी के साथ हानिया की तस्वीर, हानिया और समी की चैट जो इनकी निजी गुफ्तगू थी, जो प्यार भरी बातें थी। जैसे जैसे स्क्रीन को जूम करके वो सबको दिखाता रहा, वैसे वैसे वह हाथ स्क्रीन के करीब जाने लगा। वो सब समझना चाह रहा था और जो दिख रहा था वो सब कबूल नहीं कर सकता था। सारिम ने इनकी वो तस्वीर भी खोल दी जिनमें हानिया समी से मिलने गई थी, इनकी कुछ बहुत गुर्बत की तस्वीरें। और फिर इसने हानिया और समी की वो चैट खोल दी जिसमें हानिया ने मिशाल की तस्वीर समी को भेजी थी। और इसी बीच वो ये देखकर खुद भी हैरान रह गया, आहंग को आने वाले रॉन्ग नंबर का जिक्र भी इसमें था, जो कि इसने सारिम से बदला लेने के लिए किया था। वो सबको सांप सूंघ गया। शायद को अपनी जगह से हिलता दाराजान सामने ही खड़े थे। इनकी लाठी एकदम गैर मतवाजन होती ज़मीन पर गिरी और इन्होंने दीवार थाम लिया। सिकंदर स्क्रीन पर गौर से देख रहा था। आहंग, नूर, सारिम, बहाज, चच्ची, ताई जान, बड़ी अम्मी, इन सब लोगों के सामने असल मुजरिम आ चुका था। बहाज एक मैसेज पढ़ रहा था। इसकी बहन की गंदी गुफ्तगू, इसकी बहन की समी के साथ कुर्बत भरी तस्वीरें, इनका मिलना, इसका कॉलेज से झूठ बोलकर जाना। हाय मेरे अल्लाह! बड़ी अम्मी बहते आंसू से दिल थामती चेयर पर बैठती चली गई। आहंग मुंह पर हाथ रखे सिसक उठी। मैं कह रही थी भाभी ऐसी नहीं है, मुझे आपने डांट दिया, मेरी किसी ने भी नहीं कहीं सुनी। नूर बेसाख्ता फूट फूट कर रो दी। हाँ, ये जुल्म था जिन सब ने मिलकर मिशाल पर किया था। सिकंदर को लगा इसके पास इसके अल्फाज के रिश्ता, इसके लफ्ज़ फांसी की तरह इसके हलक में अटक चुके, इसकी आवाज़ छीन ली गई हो। बहुत चंगा था सारे गंदियां दे नाल। वो देख रहा था, समझ रहा था, मगर सद अफसोस के सब निकलता जा रहा था दिमाग से। लग ही नहीं रहा था यकीन करना, जिसे बेहद मुश्किल था। हानिया पसीने में शराबोर हो चुकी थी। ताई जान इसकी जाने पड़ी और हानिया के खींच के थप्पड़ मुंह पर जड़ती है। वो बेसाख्ता चीख उठी, डायन अपने भाई का घर खा गई, अपने भाई का, वो भाई जिसने बाप की तरह पाला, इसकी इज्जत का पास नहीं रखा, किसी का पास नहीं रखा। हानिया तुम डायन बनकर खा गई हमारे घर की खुशियाँ, मेरी तरबियत, अपनी दोस्त के बहाने इससे मिलने जाती रही तुम। हानिया ये क्या किया तुमने? वो चीखती चिल्लाती से बुरी तरह मार रही थी, इतना कि वो हाँपने लगी। हानिया भी चीखते चीखते रो रही थी। पसंद है समी, मुझे शादी करनी है मैंने इससे। तुम मनहूस लड़की, तुमने मिशाल को क्यों घसीटा? क्योंकि मिशाल के साथ ऐसा इस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारे भाई ने कौन सा तुम्हारा नुकसान किया था? जो कहा, जैसा कहा, सब वो तुम दोनों के लिए करता चला गया। मुझे जहर लगती है मिशाल, मैं चाहती हूँ भाई से तलाक दे। भाई एड़ियों के बल पलटा था। हानिया का दम खुश्क हो गया। ये सब क्या? वो शौक था। भाई मुझे समी पसंद है, वो मुझसे पे प्यार करता है। मुझे आपको सब बताते हुए डर लगता था, मैं इसलिए नहीं बता। मिशाल को क्यों घसीटा तुमने? वो स्ट्रेट सवाल कर रहा था। पास खड़ी इनकी माँ को वहाज के अंदाज बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे वो कुछ कर गुजरेगा, जैसे वो खुद पर से इख्तियार खो रहा। मैं नहीं चाहती थी वो आपकी बीबी बनकर। एक खौफनाक थप्पड़ इसके मुंह पर लगा कि हानिया दूर जा गिरी। इसकी नाक से खून की लकीर बहने निकली। मेरी इज्जत, मेरी गैरत, मेरी अना, कुछ तो बाकी छोड़ देती। वो धाड़ता बस इसके नज़दीक हुआ कि इसकी माँ ने इसको थाम लिया। वहीं सारिम और सिकंदर भी इसकी तरफ बढ़े। मत करो, जबान बहन पर हाथ उठा रहे हो। बस करें अम्मी, बीवी पर हाथ उठाओ तो किसी के मुंह में ज़बान नहीं थी। किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा कि क्यों बीवी पर हाथ उठा रहे हो। बीवी है तुम्हारी, आज बहन पर हाथ उठाया तो आप सब लोगों को ख्याल आ गया कि जवान बहन पर हाथ ना उठाओ। ये कौन सा असूल है? अपनी मर्ज़ी का बना रखा है, मगर नहीं, गलती आपकी है, इन सब की नहीं। ये गलती नहीं, गुनाह वहाज का है। मैं आंखें बंद करके अपने घर के एक फ़र्द पर यकीन करता रहा, अपनी बहन पर यकीन किया। आप जानती हैं, मिशाल का तो मोबाइल भी मेरे पास था। मैं इतना बेअक्ल, इतना पागल हो गया कि देखा ही नहीं। मैं आंखों के नीचे, मेरी आंखों के नीचे ही सब करती रही है, और अब मुझे बता रही है कि ये पसंद करती है, प्यार करती है समी से। वो दोबारा हानिया की तरफ बढ़ने लगे, सब दोबारा बीच में आ गए।
लाख दी लानत साहब दे डबल स्टैंडर्ड दे उत्ते डबल लाख दी लानत वहाज दे उत्ते डुब के मर जावे वहाज। हुन आज सबको नज़र आ रही है अपनी अपनी मुनाफकत के वो सब क्या कर रहे थे। वहाज के दिमाग की रगें फटने को थी, इसे ऐसा लग रहा था कि तो इसके दिमाग की रगें फट जाएंगी या वो किसी को जान से मार देगा। हटो यहाँ से। सिकंदर और सारिम को इसने दूर धकेला। हाँ, ये दूर खड़ी रो रही थी, वो वहाँ से चला जाना चाहता था। इस वक्त इसे जो महसूस हो रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। इस नीच लड़की के 2 बोल पढ़वाकर जिस भी आशिक के साथ कैसे यहाँ से निकाल दे। हाँ हाँ, ये मैंने मेरी खुदगर्जी है, फिर कुछ भी कि बीवी और बहन के लिए क्या स्टैंडर्ड रखे हैं मैंने। इसे निकाल फेंका। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, नहीं परवाह थी, मगर इसे घर से नहीं निकाल सकता। वो ठीक कहती है, मुझे मोहब्बत नहीं थी इससे। इसकी सुरख आंखों से पानी निकलने लगा, जिसको इसने अपनी हथेली से साफ किया और वहाँ से निकल गया। दुख पर दुख या शर्मिंदगी है। शायद आज जिंदा मौत मिली थी इसे। तेरे वगैरह ने इदा ही होना चाहिए फिर। हानिया इन सबके बीच खड़ी थी। ताईजान ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। चच्ची और बड़ी अम्मी ने संभाला। अम्मी इनके नज़दीक है। दूर दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे, हट जाओ मुझसे दूर हो जाओ। तुम मेरी बेटी हानिया हो ही नहीं सकती। वो तो एक डरी सहमी बच्ची थी जो नोक झोंक करती थी। तुम तो मेरी बेटी नहीं, डायन और डायन, दूसरों के घर खाती हो, बहतान लगाती हो दूसरों के सर पर। कौन रुस्वा हुआ? तुम कैसे? इन्होंने इसको फिर से पीटना शुरू कर दिया। कैसे कैसे सबके बाद खौफ के बिना तुम चिल्लाती रही कि हाँ कसूर मिशाल का ही है। अरे डर नहीं लगा अल्लाह से? इतनी डटाई। हानिया अपनी गलती पर अगर इस दिन डर गई थी तो बताती तो सही, किसी दिन कि ये हो गया तुमसे। भाभी बच्ची तो माँ को सारे राज बता दी। ये इसने मेरे सग में खाक डाल दी। सिकंदर मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, वो जो कोई भी ब्याह दो इससे ब्याह दो। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, सारी ज़िंदगी अपनी बहनों के लिए इसने अपनी जान खोल दी। एक पल को नहीं सोचा। दादा बाप भाई की इज्जत रोल रही है। अरे मनहूस, क्या आग लगी थी जिसके पास मिलने चली गई हानिया? वो बुरी तरह तड़प रही थी। हानिया भी रो रही थी। सब वहाँ रोने लगे। जबकि चाची ने हानिया की तरफ देखा। खुश नहीं रहोगी तुम हानिया, कभी खुशी मैसर नहीं आएगी तुम्हें। तुम्हारी औलाद जिस दिन तुम्हारे साथ ये करेगी ना, इस दिन भाभी की तकलीफ़ का तुम्हें एहसास होगा। चच्ची मुझे बददुआएं मत दे। वो तड़पी। काबिल हो तुम इसके। बड़ी अम्मी ने से दूर झटका। हाले भी इन्हें बददुआवां ना दवो, लानती बगैर तुम। कैसे लोग हैं? मैं ये सोच रही हूँ वो मजलूम थी। इसके माजी में की गई गलती ने हमारे दिमागों को मफलूज कर दिया, जबकि घर के भेदी पर तवज्जो ही नहीं दी। बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। खुदा की लाठी तो बेआवाज़ थी। बड़ी अम्मी बुरी तरह से सिसक उठी। कहता रह गया मैं आप लोगों को, मगर किसी ने एक ने भी तवज्जो नहीं दी। इसने सिकंदर की तरफ देखा, जिसका चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। वह निगाह भी नहीं उठा पा रहा था। इस समी को बुला लो सिकंदर, इसकी शादी करा दो। मैं खुद मिशाल के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगूंगी। मैं खुद लाऊंगी इसे। वो सिसकती बोली। वो 2 टके का मर्द किसी काबिल नहीं है ताई अम्मी, न रहने के लिए घर, ना ही कुछ और। आए दिन लड़कियाँ बदलती हैं इसके पास। इसके बाप ने इसे घर से निकाला वह इसकी हरकत की वजह से, और अब इन बेशुमार लड़कियों में एक हमारे घर की इज्जत भी शामिल है। नहीं समी, मुझसे प्यार, खुदा के वास्ते डरो हानिया। आहंग ने इसे झंझोड़ दिया। डरो, खौफ खाओ। तुम करना क्या चाहती हो? देखो हम सब की तरफ किस तरह किसी अपने की नज़रों में गिर गए। मिशाल का क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई तुम्हें? तुम्हारे भाई की वजह से। वो चीखी। तुम्हारे भाई की नज़रों की वजह से। जानता था सारी सब कुछ कि मैं समी में इन्वॉल्व हूँ। वो एकदम चिल्ला उठी, मगर बेसाख्ता सबकी नज़र दादा जान पर गई जो औंधे मुँह ज़मीन पर पड़े थे। दादा जान, वहाँ चीखें निकल गई। दादा जान आईसीयू में थे, इन्हें हार्ट अटैक आया था। वहाँ सारे मल्क में सिकंदर चारों बेआब मछली की तरह खड़े थे। दादा जान तो चंगा जो सारा कुछ भुगतन दी वारी, पहले सारा कुछ कर लिया, चुप करके घोंगा वड्डा बन के खड़ा रहा। मिशाल की दफ़ा हुण जो सारा कुछ सही होने का टाइम आया तो दादा जान हार्ट अटैक करा के बह गए कि इन्हें कुछ होना चाहिए। डॉक्टर ने इनकी कंडीशन स्टेबल नहीं बताई। वो पिछले न जाने कितने घंटों से वहाँ खड़े थे। गहरी रात उतरी हुई थी। डॉक्टर्स की जानिब कोई जवाब नहीं आया था, जबकि घर में ख़वातीन के फ़ोन आकर पूछ कर इन लोगों ने इनको तंग कर दिया था। वहाँ सर झुकाए खड़ा था। इसने किसी का फ़ोन अटेंड नहीं किया। प्लीज़ दादाजान, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं इसे मना लाऊंगा। हाँ, इसने ठीक कहा, मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ चाहत थी इसके वजूद की। अगर मोहब्बत होती तो मैं एतबार करता, मगर इस वक्त मेरे दिल में चुभन है, जो चुभन है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मेरे साथ आपने इसको बांधा था, हम दोनों इसको मना कर लाएंगे। प्लीज़ आप मत जाइएगा कहीं। वो दिल में इनसे बातें कर रहा था, जबकि सारिम सिकंदर या अल्तमश तीनों ही खामोश थे। शायद वो भी यूँ ही मुखातिब थे। मुझे माफ़ कर दे दादाजान, मैं बिल्कुल आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। आपने मुझे पाला बड़ा किया, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा। आप मुझसे नाराज़ नहीं, इतने दिन में कैसे एहसान फरामोश हूँ। मैं बिल्कुल आपसे जुदा नहीं होऊंगा, कहीं नहीं जाऊँगा। प्लीज़ आप छोड़ कर मत जाइएगा। तो वाकई बहुत बड़ा एहसान फरामोश है अल्तमश। प्लीज़ दादाजान, वरना शायद मैं सारी ज़िंदगी इस गिल्ट से न निकलूँ कि आखिरी वक्त के कैसा था बदनसीब इंसान आपके बोल से भी महरूम हो गया। प्लीज़ दादाजान, मुझसे बात करें, लाठी से मारें या कुछ भी कहें, मैं उफ तक नहीं करूँगा, मगर छोड़कर मत जाइएगा प्लीज़। अल्तमश दांत पर दांत चढ़ाए लाबी की छत को घूरता हुआ सोच रहा था, जबकि सिकंदर ने मुठ्ठियाँ भेज ली। दादाजान, मैंने आपको अब तक कुछ नहीं बताया। वो लड़की मेरी बीवी है, वो सच्ची थी दादाजान। मेरी नज़र में इसकी कदर अहमियत बढ़ गई है। मैं जान के हूँ कि बीवियाँ बेदपार नहीं होती, और ना बहनें, शायद कुछ बहनों के अलावा। मैं जान के हूँ दादाजान, अपने नज़दीक रहने वाला शख्स कोई पारसा नहीं होता, और गैर शख्स हमारे दुश्मन नहीं होते। प्लीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बीवी है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। दादाजान प्लीज़ मत जाइएगा हमें छोड़कर। सारिम जबकि दीवार से टेक लगाए खड़ा था। दादाजान, वो तो आपकी फ़ेवरेट थी, तो ट्रस्ट क्यों नहीं किया आपने इस पर? मगर मैं चाहता हूँ आप ज़िंदा रहें।
प्लीज़ दादाजान हमारा घर पहले जैसा हो जाए, जिसका जुर्म है सज़ा इसे मिलनी चाहिए। प्लीज़ दादाजान कहीं मत जाइएगा, आप चले गए तो हम सब बिखर जाएंगे। रुक जाएं दादाजान, ये घर जुड़ नहीं पाएगा। इसकी आंख से एक आंसू टूटा था, तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर निकला, माज ने सिकंदर की तरफ देखा। वह हाथ सिकंदर अल्तमश सारे में से आस भरी नज़रों से देख रहे थे। क्या हुआ है, वो ठीक है ना? सिकंदर बिलाकर इसकी खामोशी से घबराता बोला। आई एम सॉरी, ऑपरेशन के दौरान 2 हार्ट अटैक मजीद आए हैं। मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, वो वेंटिलेटर पर है। ओए होए, मैं दादा चल रहा है। अब इसकी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अंदर मौजूद स्टाफ में एक शोर सा मच गया। बेचारा दौड़कर आईसीयू के दरवाजे पर पहुंचा, जबकि मास ने दूर किया। वेट, मैं देखता हूँ। अंदर जाने की इजाज़त भी इसको थी। वो बेकली से पीछे हटे। हर एक दिल में इनकी ज़िंदगी की लंबी ज़िंदगी की दुआ गो थे। तकरीबन सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे कि मास दरवाज़ा फिर से खोला। वो फिर से इसकी तरफ दौड़े। आई एम सॉरी, मास बेसख्ता रो दिया। वो सब दादाजान से सिकंदर के दादाजान होने की हैसियत से अटैचमेंट रखते थे, मगर किसी को इल्म नहीं था समी सांप निकलेगा। इन चारों को लगा हॉस्पिटल की छत टूटकर इनके सरों पर गिर गई। वो साथ खड़े रह गए। वहाज ने मास को दूर धकेला और वो आईसीयू में घुस गया। वहाँ डॉक्टर्स इसे आने नहीं दे रहे थे। दादाजान, भराई हुई आवाज़ में मैंने पुकारता इनके साख पड़े वजूद को देखता इन डॉक्टर्स को पीछे कर रहा था, जिसे बाहर निकाल रहे थे। दादाजान, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बेसाख्ता चिल्ला उठा। इसे लगा एक बार फिर से इसका बाप छीन लिया गया। नहीं, वो कुछ बोलना चाहता था, मगर डॉक्टर्स इसे बाहर कर चुके थे। ये क्या कह रहे हैं यार? वो मुझे मिलने तो दो। मुझे पता है वो ठीक है। वो कैसी सिचुएशन में बचकर मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हैं? इन्हें पता है मैं इनके बिना नहीं रह सकता। मुझे इन्हें देखना है। वो अल्तमश से बोला। अल्तमश इसके गले से लग गया और बेसख्ता रो दिया। एक मजबूत मर्द जिसको शायद ही कभी किसी ने रोते देखा था, वो रो दिया। जबकि सिकंदर सारिम भी आगे पीछे से इसके गले से चिमट के वो तीनों इससे चिपके रो रहे थे। वह आज का दिल पाताल में जा गिरा। इसे लगा इसके वजूद में दिल नहीं रहा। वो हवन्नक था। वो तीनों तड़प से गए। क्या वाकई वो चले गए थे? वो शख्स जो दूसरों को दोषी ठहराता था कि इसकी वजह से इसका बाप चला गया, इसके बाप की वजह से इसका बाप चला गया, आज इसकी बहन की वजह से या शायद इसकी वजह से दादाजान इन सबसे जुदा हो गए थे। इसकी आंखों में दादाजान का अक्स उतरा है। चमकता चेहरा गोया से मुस्कुराकर देख रहा था, जैसे कह रहा हो वहाज मेरे बेटे। दादाजान, वो तड़प उठा, जैसे इनके पीछे भागना चाहता हो। इन तीनों को पीछे धकेल कर अपने दिमाग के बनाए गए अक्स के पीछे दौड़ना चाहता था। वहाज रुक जाओ, कोई नहीं है वहाँ। अल्तमश सारिम ने इसे रोका। इसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला था। वो पीछे मुड़कर आईसीयू की तरफ देखने लगा। दिल था कि अभी फट जाएगा। वो मान क्यों नहीं पा रहा? वो हॉस्पिटल के फर्श पर ठहर गया। वो चारों ही अटैच थे इनसे। इन्होंने इनको पाला था, मगर वह हाथ से तो कोई खुसूसी मोहब्बत थी कि पूरे घर का इख्तियार अपने बाद इन्हें इसके हाथ में दिया। अपनी पसंद से इसकी शादी की। वो तीनों इसके पास बैठ गए। वहाज, होश में आओ। सारिम फीके लहजे में इसकी सुरख नजरों को देखने लगा। सारिम, दादाजान चले गए। वो बोला। सारिम के बर्दाश्त से बाहर होने लगा। वो सर थाम कर रो दिया। सिकंदर अल्तमश का भी यही हाल था। यार मैं किसको दादाजान कहूँगा? मैं किससे लड़ूंगा? मैंने देखे बिना नहीं रह सकता। आज का भीगा लहजा आज तीनों के दिल फाड़ रहा था। फिर से इसके साथ चिमट गया और चारों बुरी तरह से सिसक उठे। इन चारों के रोने की आवाज़ इर्द गिर्द के लोगों पर भी अजीब खौफ और हैबत तारी कर चुकी थी। माँ से मंजर नहीं देखा गया। कल तक वो इनके साथ थे और आज वो इनके पास नहीं थे। वहाज भाई को टपटने वाले, सिकंदर को लाठी से मारने वाले, अल्तमश को छिड़क देने और सारम को घुरी से सीधी कर देने वाले इनके दादाजान आज इनमें मौजूद नहीं थे। इन चारों की तड़प जायज़ थी, और जिस तरह वो तड़प रहे थे इन चारों की इनसे मोहब्बत थी। माज वहाँ से हटा। डेड बॉडी को घर भेजने के लिए भी कुछ ज़रूरी कागजात थे, जिन्हें इन चारों की हालत देखकर इसने खुद से फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने का सोचा। हंसते बसते घर को शायद नज़र लग गई थी। मौत का सकूत था। घर पर लोगों का हजूम था। जानने वाले, हमसाए, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने गैर दोस्त, बाप, वर्कर्स, पार्टनर्स। कौन नहीं था इस वक्त इनके घर में? वहाज से अफसोस किया जा रहा था। वो खामोश था, बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं थे। सब अफसोस से वहाज की हालत देख रहे थे। माना कभी सुल्ले में अपनी शहाबी रंगत और खूबसूरती में इन सब में नुमाया था, फिर रंगत से आलबास में खूब दूर से भी चमक रही थी, और इसका गम जो इसके चेहरे पर सजा था इस सब में नुमाया कर रहा था। वो चारों इसके साथ खड़े थे। हाँ, टूटे हुए थे, मगर इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले थे। अल्तमश की निगाह मामा और फायज़ा पर गई। सफ़ेद रंग के लिबास में बिल्कुल मध्यम मेकअप के साथ वो दोनों अल्तमश के पास आई थी। अल्तमश हैरानगी से इस मेकअप को देखने लगा। माना कि औरत का हुस्न है श्रृंगार, मगर किसी के गम का मजाक भी ये श्रृंगार बना देता है। गम को गम की तरह भी लिया जा सकता है। इसकी रूनी कीन से मिले, मगर वो इसको गले से लगा के खूब ज़ोर से रोने लगी। सिकंदर और सारिम इसकी चीखों पुकार पर आज अल्तमश समझ गया। तभी ने अंदर की राह दिखाकर वो फिर से इनके पास आ गया। इनकी बहुएं ऐसे रो रही थी जैसे सगी बेटियां, जबकि पोतियों को तो शायद देखा भी नहीं जा रहा था। आहंग नूर तड़प रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। दूसरी तरफ हानिया भी तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को पीट रही थी। इसने ऐसा नहीं चाहता, जो कुछ हुआ था वैसा नहीं चाहता। दादाजान के साथ गुजरा एक पल याद बन गया था, मगर वह हकीकत नहीं बन सकता था। वो इनके अपनों के करीब बैठी थी, चारपाई थामे इनसे माफ़ी मांग रही थी। वो इनके पाँव के करीब बैठी चारपाई थामे इनकी से माफ़ी मांग रही थी। मुसलसल एक ही लफ्ज़ थे इसके मुँह पर, मुझे माफ़ कर दे दादाजान, मुझे माफ़ कर दे। मगर शायद दादाजान अब कभी नहीं बोलते। लानत तेरी ज़िंदगी तेरी लानत। जबकि औरतें इन लफ्ज़ों पर चौंक ज़रूर रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी माजरा क्या। जनाजे का वक्त करीब था, दिल निकलने को था, मगर अब तक मिशाल को किसी ने नहीं बताया था। ताईजान ने अंदर आते सारिम के आगे हाथ जोड़ दिए। मिशाल को तो बुला लो बेटा, आखिरी बार अपने दादाजान को देख लेगी।
बुला लो, इससे कहो दादा जान जाने से पहले मिलना चाहते हैं, इससे कहो बस हम सबको। बेसख्ता बड़ी अम्मी ने गले से लगा लिया। औरतें देखती तो तमाशा बनाती। हाँ, निहाल को बेहद दुख था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मगर इनके साथ वक्त नहीं गुजरा था, तभी वो महसूस नहीं कर रही थी जो वो सब लोग कर रहे थे। इसे तो अपने बाबा याद आ रहे थे, मगर वो भी फिर सबको संभाल रही थी। जनाजे में शामिल होने वाले लोग और दूसरे लोगों के लिए बैठने का इंतजाम और सब कुछ वो खुद करी थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सारिम तो ये बात खुद भूल गया। मिशाल को अब तक इल्म नहीं। इसने लीज़े को कॉल मिला। इसने कॉल पे की। आपकी कॉल कहीं मौजूद तो नहीं? मेरे दादा जान की डेथ होगी, वो बोला। लीज़े ने इसकी आवाज़ की तकलीफ को महसूस किया और चेयर छोड़कर उठ गई। ओ, आप ठीक है ना? इसे इसकी फ़िक्र हुई। पता नहीं सारिम का लहजा भीग गया। लीज़े के दिल में दुख हुआ था। तुम एक काम करो, प्लीज़ मिशाल को मत बताना। तुम इसकी कंडीशन समझती हो, मगर इसे यहाँ ले आओ, आखिरी बार इनका चेहरा देख लेगी, वो बोला। सर झुका रखा था, लबों को दांतों में कैद कर रखा था, आंखों से पानी बह रहा था। मैं अभी आती हूँ आपके पास। वो सुन रही थी। इसका रोना रिश्तों का एहसास नहीं था, मगर इसका लहजा सुनकर रोंगटे से उठ गए थे। आ जाओ, वो मध्यम आवाज़ में जैसे बोला। लीसे सर के बल चढ़कर पहुँच जाती। इसने कॉल काट दी। वह आज की तरफ देखा। कितनी बड़ी भूल कर दी तुमने, मगर आज मुझे एहसास हो रहा है इस सब में हम सब शामिल है। तुम अकेले नहीं। मुझे तुम्हें इसी रोज़ बता देना चाहिए था। मैंने इस गुनाह को अना में छुपाया, और आज ये सब हम सब की वजह से हुआ। हमने इतना कीमती शख्स गंवा दिया। सारिम ने सुर्ख आंखें रगड़ी। इसका बस नहीं चल रहा था। चिल्ला कर दादा जान को पुकारे हुए इसके पास आ जा। मैं तो पहले क्या सी ये गलत है सारिम, इसको बताना चाहिए था। अंधी अपनी अनाद विच हुण बह के रोला अपने आप नूं। मिशाल अपने रूम में लेटी थी। इसको बुखार चढ़ गया था। मिशाल आप भी? इसने पुकारा। हाँ, शायद वो रो रही थी। मुड़कर इसकी तरफ देखने लगे। आप मेरे साथ चले, जल्दी उठे। कुछ खाया आपने? वो इसके आंसुओं को इग्नोर करके बोली। खैरियत है? मिशाल को अजीब सा लगा इसका अंदाज़। हाँ शायद, इसने कहा। वह आज ठीक है? मिशाल बिस्तर छोड़कर उठी और लीज़ा जिसको पानी दे रही थी थम गई। वो कितनी मोहब्बत करती है इस शख्स से आकर, कि पहला और आखिरी ख्याल वही शख्स है। हाँ वो ठीक है, आपको इनकी परवाह है? वो मुस्कुराई। नहीं मुझे नहीं परवाह, वैसे ही पूछा कि शायद सारिम ने कुछ कहा। मिशाल फिर से अपने कॉल में बंद होती, सर छटकी। आप आए मेरे साथ। तुम बताओगी? वो ज़रा गुस्से में लगी। लीज़ा चुप हो गई और मिशाल को लेकर गाड़ी में सवार होती सारिम के घर के रास्ते पर गाड़ी डाल दी। इसे सारिम के घर का पहले से पता था, जब इसने इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। जनाजा उठने वाला था, वहाँ शोर मच गया। हैबतनाक, खौफनाक। अंदर रोने और चीखों की आवाज़ें थी कि कौन था जिसकी अब आंखों में आंसू नहीं था। अपना, गैर, पराया, सब इनकी तड़प पर रो रहे थे। मिशाल ने गुस्से से लीज़े को देखा। यहाँ क्यों लाई? वो रुक गई। अंदर से आने वाले शोर ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दादा जान, नूर की तड़पती आवाज़ इसके कान में पड़ी। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसने ये नहीं देखा कि वो किस कंडीशन में, या फिर इसके साथ एक जान जुड़ी, या फिर इसका सैंडल इस उजलत में टूटकर इसके पाँव से निकल चुका, या फिर इसके पास दुपट्टा नहीं है। वो हमन्नक चेहरे से अंदर भागी थी। वहाँ लोगों का हजूम देखकर खौफ से जर्द रह गई। ये पहली बार था जो वो किसी की मौत को देख रही थी। वो बच्ची नहीं थी, इसे अंदाज़ा था, मगर ये इसने सुना था। क्या सुना था? दादा जान? कौन दादा जान? इसके दादा जान जिनसे वो खफा थी। हाँ ये सच्ची तो था, वो सबसे नफरत करने लगी थी, मगर दादा जान से बस खफा थी। वो मना लेते, वो मान जाती। वो तो पहले भी इनकी मोहब्बत में यहाँ रह रही थी। आज भी सुबह से बस दादा जान ही याद आ रहे थे। वो आंधी तूफान की तरह हाल में दाखिल हुई। वहाँ जल्दमश सिकंदर, सारिम, चारों इसको देख रहे थे। वो यूं ही थम गई। वहाँ इसको देखकर सब और तड़पे। मिशाल को ये चीखो पुकार ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई तेज़ाब डाल रहा हो। इसने इन सब की तरफ नहीं देखा। वो दौड़कर दादा जान के कमरे में गई। वो कमरा खाली था। दादा जान? इसने सब जगह चेक किया, वहाँ कोई नहीं था। वो सब चुप खड़े थे। दादा जान? वो चिल्लाई। सारे में आगे बढ़ने लगा, मगर वहाज ने रोक दिया। वो बाहर निकली। दादा रुक गई। वो कैसे मान लेती ये बात? वो तो मुंतज़िर थी इनके आने की। वो कैसे मना लेती जो आंखों से देख रही थी, जो आंखों से दिख रहा था। खौफ इसकी आंखों में बेआब तूफान की तरह छलकने को था। दादा जान? वो चिल्लाई और ज़मीन पर ठहर गई। सिसकियों की गूंज जिसके चारों तरफ में थी। वह शर्मिंदा शर्मिंदा कदमों से चलता इसके तड़पते वजूद की तरफ बढ़ा। मिशाल के हाथ में सक्कत नहीं थी। वो सफ़ेद कफन हटाकर इनका चेहरा देख पाती। दादा जान नहीं है ना ये? वो अपने पास बैठने वाले वहाज से बोली। वहाज ने इनके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। मिशाल की चीखों ने सबके दिल हिला दिए थे। दादा जान नहीं, ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? दादा जान उठे उठे, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे छोड़कर जा रहे हैं? यहाँ मेरा कौन है आपके सिवा? वहाज रोको दादा जान को। हम कैसे रहेंगे इनके बिना? मुझे दादा जान मेरी बात सुने। मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपके बिना नहीं रहूँगी। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आप आए नहीं। दादा जान मेरे पास आप क्यों नहीं आए? और अब मुझे मनाए बिना जा रहे हैं। वहाज सब मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये सब ऐसे? वहाज ने इसके वजूद को अपने बाजू में जकड़ लिया। मिशाल को गले से लगा, खुद भी फूट फूट कर रो दिया। मिशाल इसके रोने पर हल्कान होती चली गई। वो तो अपने कमरे में होते हैं, वो तो यहाँ टेबल पर होते हैं। इनकी लाठी कहाँ है? दादा जान कैसे चले गए? मेरे वहाज को इसका वजूद ठंडा पड़ता महसूस हुआ। मिशाल? इसने इसका गाल थपथपाया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। जनाजे का वक्त हो चुका था और एक अजीम हस्ती आज इन सबके बीच से जा रही थी, इन सबको छोड़कर। जिनके जाने पर वो सब थाड़े मारे थे, आज वो जा रहे थे। वहाज ने मिशाल को अपनी माँ के हवाले किया और खुद दादा जान के साथ चल दिया। इसकी आँख खुली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के हाथ में इसका हाथ हो। मिशाल का दिमाग जैसे रफ्ता रफ्ता जा गया था। इसने आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ रहे थे। वो कहाँ थी, वो कैसे आई? दादा जान? हाँ दादा जान चले गए। दादा जान? वो एकदम झटका खाकर उठी। मिशाल? इसने इसे थामा। मिशाल ने पलट कर देखा। वहाज था। शायद बरसों बाद इसका लमस महसूस हुआ था। इसे लगा वह नए सिरे से तकलीफ़ में आ गई हो।
हाँ सब कुछ था, इसने कुछ भी कहा, इसे बदकिरदार कहा या मारा पीटा, जो भी किया वो इसे तलाक दे रहा था। अगर वो ना रोकती तो शायद आज इसे छूने का हक ना रखता। इसने झटके से वहाज के हाथ खुद पर से हटाए और वो बिना कुछ देखे इस कमरे से बाहर निकल आई। वहाज पीछे शर्मिंदगी से खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाता था कि उठकर इसके पीछे जाए, इसे पकड़े, से रोक ले। मिशाल ने देखा वहाँ औरतें बैठी थी और दरिया को ले गए थे। वो इस जगह को चंद लम्हे खड़ी घूरती रही, आँख से माही बे आप की तरह आंसू का झरना बह निकला। सब रफ्ता रफ्ता इसके गिर जमा होने लगे, मगर शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं बन सकी इसको पकड़े, इसके आंसू पहुंचे। आज खुद ही कमरे से आया। जितनी शर्मिंदगी सहनी थी इसे ही सहनी थी। और मिशाल के करीब आया, वहाँ रिश्तेदार भी मौजूद थे। मिशाल कहते हुए इसे अपना आप अजनबी सा लगा था। मिशाल ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम्हें वीकनेस है। इसकी आंखों की सुर्खी, इसके बहते आंसू देखकर वो बोला। मिशाल को बताइए सब इतना बुरा लगा, पीछे हटती चली गई, बाहर निकलने लगी। मिशाल सिकंदर इसके पीछे लपका, वो रुकी नहीं। प्लीज़ बात सुनो, हमें गलत फहमी हुई थी, प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो। दादाजान हमें छोड़ गया, अब हम सब कैसे एक दूसरे से अलग रहें। मिशाल ने गुस्से से अपनी कलाई इसके हाथ से छुड़ाई। तुम मेरे कुछ नहीं लगते, आज के बाद बीच में मत आना। वो खून का घूंट पीती बोली। सिकंदर बेबसी से इसकी तरफ देखने लगा। हाँ एड्डे तुसी ओहदे नाल बड़ा चंगा कितना, तुहानू जफ्फियां पावे हो बगारा तो लोग। तुम इसे गलत फहमी कहोगे, ये गलत फहमी थी। अगर ये गलत फहमी होती तो आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाती, मगर ये गलत फहमी नहीं, तुम सब ने मिलकर मुझ पर बहतान लगाया। किसी का माजी बुरा हो तो लोग जानबूझकर इसका हाल बुरा कर देते हैं, और मेरी तरफ देखो, तुम सब ने मिलकर मेरा हाल बुरा कर दिया। ये गलत फहमी नहीं है, ये धोखा था, तुम लोगों की मुनाफिक शक्लों का धोखा। हाँ दादाजन चले गए, मगर अब मेरा तुम लोगों में से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मरो या जियो, तुम लोगों की नस्ल तुम लोगों के मुँह पर मार कर जाऊँगी। अब चाहे यकीन करो ये नस्ल तुम लोगों की है, ये ना करो। मुझे ना इस बच्चे से गर्ज है, ना तुम सब में से किसी से। एक एक लफ्ज़ पर जोर देती वो इन सबके मुंह बंद करती, वहाँ से बड़े बड़े कदम उठाती निकल गई थी, जबकि इसके पीछे सारे मीर लपका। वो सब यूँ ही खड़े रह गए। कितनी बड़ी भूल हुई थी इन सबसे, क्या किया था इन लोगों ने। ये कैसा यकीन था जो अपने ऊपर इतना जुल्म, इतना मजबूत था कि मुजरिम आज भी इनके सीने से लगा हुआ था। मजलूम जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, जिस पर जुल्म हुआ था, वो इनके घर से चले गई। सिकंदर को घुटन सी महसूस हुई। लानत तड़ी सारे थे शक्लां थे। वहाँ चुपचाप खड़ा था, न कहने को कुछ, न करने को कुछ। वहाँ शिकस्ता कदमों से पलटा और अपने दादाजान के कमरे में चला गया। ताईजान का दिल फट रहा था। बेटे की हालत देखकर लोगों में चैम गोइयाँ बढ़ने लगी कि आखिर हुआ क्या। सब सवाली नज़रों से इन सबको देख रहे थे, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। मिशाल वापस आ गई। इसने सारिम का हाथ पकड़ा। क्या हुआ था दादाजान को, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हारे जाने के बाद आने की तस्वीर, वो सब कुछ देखकर वो गिर गए। 2 हार्ट अटैक आए थे इन्हें। इसके लफ्ज़ मुंह में रह गए। मिशाल का हाथ उठा था। सारिम दंग रह गया। मना किया था ना तुम्हें, मना मत दिखाओ। वो सब वो शख्स ही देख लेता काफ़ी था, मगर तुमने, वो कैसे देखते सारे में अपनी पोती को किसी और की बाहों में। वो नामहरम था इसके लिए, वो कैसे बर्दाश्त करते। वो गुफ्तगू जो इसने नामहरम से की थी, वो कैसे बर्दाश्त करते। वो इनकी आंखों में धूल झोंक कर किसी से मिलने चाहती थी, तुमने ख्याल क्यों नहीं किया। वो इसका गिरबान चकरती चिल्लाई। सारिम चुप खड़ा रह गया। इसकी आंखें भीग गई थी, जल सी गई थी। मिशाल खुद भी रो रही थी। सारिम भी इसके सर पर हाथ रख के भीगी नज़रों से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। क्या मेरी वजह से हुआ ये सब। वो शिकस्तगी से सवाल करने लगा। नहीं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल दुरुस्त हो। शायद इनका साथ इसी तरह यहाँ तक था हमारे लिए। इसने अपनी भीगी आंखें साफ की। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ खाया भी नहीं हुआ आपने। अलीज़ा जो अभी आई थी दोबारा ऑफिस से, मिशाल को रोता देखती बोली। सारिम ने सर लिया। मिशाल ने आंसू साफ किए। अलीज़ा ने ज़बरदस्ती से थोड़ा बहुत खाना खिलाया और मिशाल इन दोनों के पास से उठकर अपने रूम में चली गई। अलीज़ा सारिम को देखने लगी। वो सोफ़े के पुश से टेक लगाया चुपचाप आंखें बंद किए बैठा था। अलीज़ा के दिल में कुछ हुआ। वो इसे उदास नहीं देखना चाहती थी, वो इसे पुकारना चाहती थी, मगर पुकार भी नहीं पा रही थी। वो वैसे ही इसे खड़ी देखने लगी। सारिम ने खुद पर इसकी नज़रें पाई तो इतनी सुरख आंखों को खोला। सीधी नज़र परेशान खड़ी अलीज़ा से जा मिली। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा। दूसरी तरफ अलीज़ा की पलकें अपने आप झुक गई। बहुत कीमती थे वो हम सब के लिए, और हम सब ने अपनी बेवकूफ़ी से इन्हें गंवा दिया। हमने ख्याल ही नहीं रखा कि इनकी उम्र ये सब सहने की तो नहीं। वो गमज़दा सा बोला। अलीज़ा सामने बैठ गई। आई प्रे फॉर हिम, वो इतना ही बोली। वो उनकार उठा जाने लगा। अलीज़ा बेचैनी से इसे देखने लगी। सारिम जाते जाते मुड़ा। थैंक यू। इसने पलट कर अलीज़ा की तरफ देखा। अलीज़ा हल्का सा मुस्कुरा दी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि आप थैंक यू के। वो बोली तो सारिम ने नफ़ी की। मिशाल को तुमने अपने पास रखा हुआ, ये बहुत बड़ा एहसान है। ऐसी बातें ना करें, शायद इसे अच्छा नहीं लगा था। सारिम सारे लाकर बाहर निकलता चला गया। अलीज़ा इसके लिए सब्र की दुआ को थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे जैसे गुजर रहे थे। वैरानी उदासी से भरपूर, जैसे एक बुजुर्ग के जाने से घर की रौनक ही चली गई हो। मेहमान भी अब जा चुके थे। अब तो घर इतने अफराद के होने के बावजूद काट खाने को दौड़ने लगा। शायद इस घर का एक एक फ़र्द ये नहीं जानता था कि अब आगे क्या करना चाहिए। सुबह का वक्त था। वह आज ऑफिस जाने के लिए रूम से निकला। पूरे 10 दिन गुजर गए थे, अब तक वो ऑफिस नहीं गया था, ना ही इसने में से कोई। वह आज ने अल्तमश और सिकंदर समेत सारिम को भी रात ही मैसेज कर दिया कि सुबह सब ऑफिस के लिए रेडी रहे। खामोशी से इनके आगे नाश्ता लगा दिया। समी को बुलाओ। फाद ने सिकंदर की तरफ देखा। सब ने वहाज को देखा। मुझे नीलम वो कहाँ है, और ना मैं इससे दोबारा रब्ता करना चाहता हूँ। सिकंदर ने तल्खी से कहा। जो मैं कह रहा हूँ इतना हो सकता है, ये मुझे खुद करना पड़ेगा। वहाज झंझलाकर 2 टोक बोला। सिकंदर खामोश हो गया। मैंने माँ से पता किया था, वो शहर छोड़कर भाग गया। सारिम बोला। हानी अपने कमरे से गुफ्तगू सुन रही थी। तो बुलाओ इसे और पूछो इसको कहाँ है वो किस शहर में मर गया। वहाज तेज़ लहजे में अपनी माँ से बोला। वो तो वो चुप रह गई थी।
हानिया से बात करने का इनका कौन सा दिल था, वो अच्छा लड़का नहीं है। सिकंदर ने दांत पीस कर वहाज की तरफ देखा। मैं भी अच्छा नहीं हूँ, तुम भी अच्छे नहीं हो, कौन है हम में अच्छा? या पारसा जो जिसके साथ रहना चाहता है इसके साथ रहे। मैं इस घर में हानिया का वजूद बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहाज गुस्से से बोला। सब खामोश रह गए। बहन को किसी अय्याश के हवाले कर दोगे वहाज? गलती पर गलती मत करो, गलती को सुधारने की कोशिश करो। बड़ी अम्मी बोली। मैं कहाँ से गलती सुधारूँ, ये मुझे बताएं, कहाँ से शुरू करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। इस औरत को देखूँ जिसने हमारा घर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, या चलो खुद को देखूँ जिसने सब बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं क्या करूँ बड़ी अम्मी, आप ही बता दें। इसे सीने से लगा कर रखूँ जो मुजरिम है और जो बेकसूर है, इसके लिए मेरे पास दो बोल भी नहीं। ये कैसा इंसाफ है आप सबका? वो गुस्से से चीखा तो सब लाजवाब हो चुके थे। मैं हर चीज़ को बैलेंस में रखने वाला इंसान आज ये नहीं जान पा रहा कि अपनी बीवी के पास जाकर किन लफ्ज़ों में इससे माफ़ी मांगूँ, क्या कहूँ इससे कैसा कि वो मान जाए, इसके दिल से शिकवे शिकायतें निकल जाएँ। वो रुक गया। हानिया बाहर आ चुकी थी। बाजने से निगाह फेर ली। ये लड़की जब तक इस घर में रहेगी यूं ही बर्बादी इस घर की होती रहेगी। किसी के साथ भी इसे ब्याह दे मगर इसे जल्दी दफ़ा कर दें यहाँ से। वो जैसे बेचैनी से चिल्लाया। वहाज अल्तमश ने इसका बाजू पकड़ा। मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रुखसती चाहिए और ये जितनी जल्दी और निकल जाए तो बेहतर है, वरना मैं भूल जाऊँगा कि ये मेरी सगी बहन है। वो खूनख्वार नज़र होती भी हानिया पर डालता वहाँ से निकल गया। पीछे से अल्तमश से सिकंदर और सारिम भी निकल गए, जबकि हानिया ने अपनी माँ की तरफ देखा। मम्मा मम्मा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी प्लीज़। वो सब बोली। सभी से दंग नज़रों से देख रहे थे। ताईजान दिल थाम कर कुर्सी पर बैठ गए। शर्म से डूब कर मर जाओ हानिया, तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। चाची ज़ोर से चीखी कि इसे कुछ तो शर्म है, मगर हानिया खड़ी रोती रही। प्लीज़ भाभी खुद को संभाले। आहंग भाग कर पानी ले आई। मेरी तरबियत में कमी थी क्या, मुझे बताओ मुझे। वो चच्ची की तरफ देखकर बुरी तरह रोती, जबकि वहाँ सभी गम से मुतासिर रहे हो रहे थे। इसकी वजह से हमारे बुजुर्ग का साया हमारे सरों से उठ गया और ये मनहूस। वो चीखी और हानिया तक पहुँची और हानिया को बुरी तरह पीट दिया, जिसका असर इस पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हानिया का अंजाम बहुत बुरा होना, बहुत बुरा अंजाम होना इसका। खुदा करे मेरा बेटा ढूंढ ले इस समी को और इसी से ब्याह कर इसके अरमान ठंडे कर दूँ। मैं हंसता बसता घर बर्बाद करके भी इसकी ख्वाहिशात नहीं मिटी। वो ज़ोर ज़ोर से बोली थी। हानिया खुद को बचाती अंदर भाग गई। हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा अफसुर्दगी से गुजरने लगा, मगर वक्त था कि ज़िंदगी थी, चली तो थी, गुजरना तो था, गोया गुजरा था। जबकि वह हाज के पास दादाजान के चले जाने के 2 माह बाद भी मिशाल के लिए एक लफ्ज़ नहीं था कि वो इसके पास जाए, ना ही इसमें हिम्मत थी। वो हर रोज़ लफ्ज़ों को तरतीब देता और हार जाता। वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। कैसे कैसे नियत पार किया था इसने, इसका खो दिया। इसने अपनी वजह से दादाजान को इनका पार करता तो ज़रा आज घर के हालात ऐसे नहीं होते। वो हर रोज़ खुद को कसूरवार ठहराता था। दिमागी तनाव इतना बढ़ गया कि सारी सारी रात घर नहीं लौटता। दादाजान के जाने के बाद चारों की सिमत घर से मुड़ गई थी। चारों के घर लौटने का कोई वक्त नहीं रहा था। वो सब अपनी मनमानियों पर उतर चुके थे। वह आज कसरत से स्मोकिंग करने लगा। अक्सर अब सरेआम इसके हाथ में सिगरेट मौजूद होती। ऑफिस मीटिंग, बोर्ड मीटिंग रूम, स्टाफ मीटिंग, आम दिन ख़ास दिन, हर जगह हाथ में गोल्ड लीफलेट्स, जैसे अपने अंदर की आग को इस धुआं से बुझाने की कोशिश करता था। मगर एक रोज़ भी मिशाल के पास नहीं गया, शायद जा ही नहीं पाया। हर गुज़रता दिन मिशाल की याद में से सुलगाने लगा था। यहाँ ये दिन इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हाँ, ये इन 2 दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो इसने इस पर बहतान लगा कर काटे। वो सच्ची साबित हो गई। वह हाथ का चैन सुकून सब छीन ले गई थी। इसका बच्चा, इसकी बीवी, इसकी ज़िंदगी शायद सिगरेट के धुएँ की तरह बेमहार सी हो गई थी, जिसकी वजह से हिम्मत नहीं थी, ना कोई सिमत थी, ना कोई तयन ना हो। और अल्तमश सारिम सिकंदर तो अब भी यही लगने लगा था कि वो ड्रिंक करने लगा, मगर ये फ़कत इनका शक था। वह आज ऑफिस में बैठा था, सिगरेट लबों में दबाए वो मिशाल की तस्वीर देख रहा था। इसकी आंखें जल रही थी। हर रोज़ इस तस्वीर को देखकर माफ़ी मांगता था वो, मगर सितमगर माफ़ नहीं करती थी। इसने जुनून में आकर सारी टेबल पर बिखरा सामान उथल पुथल करके फेंक दिया। गुस्से की शिद्दत से वो सुरख नज़रों से इन तीनों को देखने लगा जो अंदर दाखिल हो रहे थे। डूब के मर जाना, तेना माफ़ कर दे, एड्डा तो बेचारा चंगा। वह आज ने बाल जकड़ लिए। बेहतर है इसके पास चले जाओ। सारिम ने इसकी हालत देखी। मेरी हालत पर तरस मत खाना और ना ही इसे इतला देना। मैं जिस लायक हूँ इसी लायक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कब तक? अल्तमश भी बोला। तुम्हारी इस हालत ने घर को जोड़ा नहीं, बिखेर दिया। वहाज तुम जानते हो ताराजान की ज़िंदगी में भी घर का होल्डर इख्तियार तुम्हारे हाथ में था। ये दोनों रात के घर नहीं लौटते, तुम सवाल नहीं करते इनसे। अल्तमश से सिकंदर और सारिम को घूरा। आप कौन सा वक्त पर जाते हैं? कल भी 3 बजे घर में दाखिल हुए थे। सिकंदर ने पट से जवाब दिया। ओए होए, जिद्दा ने मर्जी हिला दो सिकंदर की ज़ुबान रुक जाए, ऐसा हो सकता है? शट अप। क्या हो गया तुम दोनों को? सारे माजिद आकर बोला तो वो दोनों चुप हो गए। वहाज भी चुप था। क्यों आए हो तुम सब? इसने पूछा। मैं रुखसती चाहता हूँ। अल्तमश ने 2 टोक का। ठीक है, अब तुम्हें खुलकर मौका मिल गया, जहाँ मर्जी चले जाओ। वहाज ने इस पर तंज पर सह, जबकि अल्तमश शर्मिंदा से हो गया। क्या हुआ, जाओगी नहीं इस मक्कार औरत के पास, या फिर असलियत दिखाई देगी? दाराजान की फौत के पर इनके मुंह पर मेकअप देखे थे तुमने? वहाज गुस्से से भड़का। मैं बात करूँगा मामा से। बस कर दो अल्तमश, वो 2 नंबर और तुम्हारी माँ नहीं है, और मैं आज भी इसी बात पर कायम हूँ। आहंग इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वो इसकी आंखों में घूरता बोला। वो बीवी है मेरी, ले जा सकता हूँ इसको। अल्तमश को भी गुस्सा चढ़ा। ठीक है, एक और इंसान पर जुल्म कर लो, पहले कम बर्बाद हुए, मजीद हो जाएंगे। बाद ने से इसके हाल पर छोड़ दिया, जबकि सारिम ने गहरा सांस भरा। हम चारों को एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक होकर चलना चाहिए। दादाजान हम सबको लड़ता देखकर कोई खुश नहीं होते, तो बेहतर है एक फ़ैसले पर आ जाए सब। अल्तमश तुम क्या खुश रह लोगे या हमको खुश रख लोगे हम सबके बिना?
क्या तुम एक बार इस पर गौर नहीं कर सकते जो हम सब कह रहे हैं? अगर तुम इस औरत की तरफ से एक भी मस्बत पहलू निकाल रहा है तो वो मेरी बहन है, मैं तुम्हारे हाथ में इसका हाथ दे दूंगा। वो दो टोक बोला तो इल्तुतमिश खामोश हो गया। सारिम ने मजीद बात के बिना सिकंदर की तरफ देखा। तुम्हें घर वालों को बता देना चाहिए निहाल तुम्हारी बीवी है। अम्मी जान से मार देंगे और कोई बेइज्जती निहाल पर गुस्सा करने लगे। मुझे डर लगता है अम्मी के रिएक्शन से। तो शादी ना करते। वह हाथ को तब चढ़ी। सिकंदर भी चुप हो गया। और तुम्हें मिशाल से बात करनी चाहिए। ऐसा कोई दिन नहीं जब वो रोती ना हो, वो नरमी से बोला। तो वह आज ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। मुझ में हिम्मत नहीं, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। घर में माहौल वैसे ही था। आहंग ने पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि ताईजान की तबीयत ख़राब रहती थी और सारा काम इसकी माँ को देखना पड़ता। तभी इसके ख्याल से इसने घर की जिम्मेदारी ले ली थी ताकि बड़ी अम्मी उसकी माँ पर से बोझ कम होने। हाल भी बहुत हेल्प करती थी। जबकि नूर ने एक रट लगाई हुई थी आहंग सारिम से बात करे, वो सब मिशाल के पास जाएँ, तब तक इसे मनाया नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा जान होते तो मिशाल अब तक घर आ चुकी होती, मगर शर्मिंदगी से किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हानिया से अलबत्ता कोई नहीं बोलता था, ना इससे कोई बात करता, ना ही कुछ और कहता। हानिया का असल रूप सामने आने के बाद इसकी अहमियत घर में कुछ नहीं रही थी। वो रोती पीटती, खाती पीती या नहीं खाती, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ सब सिर्फ मिशाल का जिक्र था, जैसे कोई और इस घर में नहीं बसता। इसके दिल में और भी अहमियत बढ़ गई थी मिशाल से। इसके दिल में और भी बढ़ गई थी मिशाल से नफरत। सब कुछ मिशाल की वजह से तो हुआ था। ना समी रब्ता कर रहा था जबकि पूरी कोशिश करी थी। घर वालों की नज़रों में, भाई की नज़रों में अहमियत की तो इसे नई सिरे से तकलीफ उठ रही थी। हाले भी नहीं सुधरी, लाख दी लानत तेरी ज़िंदगी तो फिर। आहंग किचन में काम करी थी, तभी इसके पीछे आहट महसूस हुई। पीछे अल्तमश था। वो नहीं जानती थी कितने दिनों बाद इसे देखा। वो इसे देख रही थी मगर घबराई नहीं। इसके हाथ से बर्तन नहीं छूटा। इसने अल्तमश पर नज़र टका ली। वो अंदर और इसके पास खड़ा हो गया। अल्तमश इसकी नज़र से ज़रा शर्मिंदा हो रहा था। कब तक ये सब यूँ ही चलेगा? कभी ना कभी तो सब कुछ पहले जैसा होगा। पहले जैसा कुछ नहीं होगा। आहंग ने संजीदगी से कहा। आहंग तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आ रही? 4 माह बाद। इसने चम्मच हांडी में छोड़ दिया। मुझसे आपने 4 माह बाद बात की है? किस बिना पर? क्या कसूर है मेरा जिस पर 4 माह तक आपने मुझसे बात तक नहीं की? वो सवाल करी थी और हकीकत थी इसने पिछले 4 माह से आहंग को मुखातिब नहीं किया था। पहले थे 4 मिनट भी आपको मुझसे लहद की बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरे बारे में हर चीज़ से वाकिफ़ थे आप, मगर 4 माह आपने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, फ़कत इसलिए क्योंकि मैं अपनों को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो गुस्से से चीखी। अल्तमश ने गहरा सांस भरा। कमरे में चलो, वहाँ बात करेंगे। किस लिए? आहंग ने भड़क कर इसका हाथ हटा दिया। बीवी इंसान ही होती है अल्तमश। जब इसे सबके सामने इग्नोर किया जा सकता तो सबके सामने इसके मुँह से भी 2 लफ्ज़ सुन लें। मुझे यकीन है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसने अपने आंसू साफ किए। अल्तमश खामोशी से देखता रहा। मैं इंतज़ार करती रही आपका, मगर आपने तवज्जो नहीं दी मुझ पर। आपने दाराजान से जाने क्या बात की? ना दाराजान आपसे ही खफा थे ना? आपको तो पहला आपका खुला हक मिल गया। ठीक है अल्तमश, मैं तैयार हूँ, जहाँ लेकर जाना चाहें ले जाएं, क्योंकि मुझ पर तो आपके इख्तियारात हैं। और आज भी आप मुझे यही कहने आए हैं ना कि मैं इस बात पर राज़ी हो तो मैं राज़ी हूँ। वो भीगे लहजे में बोली। हमारी लहदगी से कोई और क्या असर लेगा? आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दाराजान के जाने के बाद घर का माहौल कैसा? आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको और मुझे अलहदा हो जाना चाहिए और बस बात खत्म। इसने सर झट कर रुख मोड़ गई। मुझे यकीन है आप भी खुश नहीं रहेंगे। रोते हुए वो बोली तो वजह हांडी की जानिब कर ली। बद्दुआ दे रही हो? अल्तमश ने सवाल किया। मेरी इतनी मजाल नहीं है, इसने कहा। आहंग क्या हो गया तुम्हें एक दिन तो इस घर से जाना ही था, तो फिर क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? अल्तमश को गुस्सा आने लगा। वो सख्ती से इसके हाथ थाम कर बोला। क्या वह हाज भाई को आपकी ज़रूरत नहीं? इसने सवाल किया। जो मिशाल पर जुर्म हुआ इसे यूँ ही छोड़कर रुखसती लेकर चले जाएं? मैंने कल की बात तो नहीं की, कुछ अर्से बाद की बात की। अल्तमश थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जैसे आपको मुनासिब लगे। इसने सर झटका और इसके हाथ अपने हाथों से हटाए। आई एम सॉरी। अल्तमश ने दोबारा इसका हाथ थाम लिया। आहंग ने भरपूर शिकवा भरी निगाह उठाई। आई एम सॉरी प्लीज़, वो नरमी से बोल रहा था। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती अल्तमश, इन सबको हमारी ज़रूरत है। मुझे मिशाल से माफ़ी मांगनी है। आप मुझे मत लेकर जाएं। आहंग बोली, साथ रो भी रही थी। तुम रिलैक्स हो जाओ, बस तुम रुखसती के लिए मान जाओ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख कर ही कुछ करूँगा। इसने प्यार से इसके गाल पर हाथ रखा। और किसके साथ रुखसत होगी मेरी भला? आहंग ने नीम रजामंदी दी। अल्तमश मुस्कुरा दिया और इसके गाल को नरमी से छुआ। आहंग एकदम हाथ खींच कर पीछे रह गई। ये क्या कर रहे हैं? वो हैरानगी से देखने लगी। तुमने खुद जताया 4 माह हो चुके, छूना तो देखना भी नसीब नहीं हुआ। वो बोला। जाएं आप यहाँ से। आहंग को इसके अल्फाज घबराहट का शिकार कर गया। अल्तमश इसके गाल को नरमी से खींचता बाहर निकल के, जबकि लबों की तलाश में गहरी मुस्कुराहट थी। गैरत जो आहंग बहुत अच्छी थी और हाँ इससे बहुत मोहब्बत करती थी, तभी वो राज़ी हो गई। तो वो कोई भी कदम वक्त से पहले नहीं उठाना चाहता था, मगर इसे इस बात पर राज़ी भी करना था। वो लाउंज में आया तो दाराजान के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ को पहचानता दाराजान के कमरे में आया। नूर इनकी चेयर के पास ज़मीन पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। नूर, वो परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ? वो इसके पास बैठ गया। भाई, दाराजान होते तो कितना अच्छा होता। मिशाल आप ही वापस आ जाती। वो इसकी। अल्तमश ने गहरा सांस भरा। हाँ, दाराजान होते तो बहुत अच्छा होता, मगर हम मिशाल को मना लेंगे। क्या तुम मिशाल से मिलना चाहते हो? वो पूछने लगा। नूर ने जल्दी से सर हिला दिया। ठीक है फिर रेडी हो चलो चलते हैं इसके पास। इसने कहा तो आहंग जो पीछे आ चुकी थी बेसाख्ता बोली। सच? अल्तमश ने मुड़कर इसको गहरी नज़रों से देखा। ऑफ कोर्स। ठीक है, दोनों जल्दी से कहकर अपने रूम में भागी। नूर ने अपना सामान आहंग के रूम में शिफ्ट कर लिया था। निहाल को पता चला तो वो भी रेडी हो गई, मगर जब वो लोग बाहर आए तो सिकंदर भी तब तक आ चुका था। कहाँ जा रहे हो सब? इसने इन सबको देखकर पूछा। मिशाल आपी से मिलने। नूर बोली। सिकंदर की नज़रें नाराज़ और खफसी निहाल पर थी। मैं भी चलता हूँ। सिकंदर बोला और अपनी बाइक से उतरा। जिन्हें यकीन नहीं वो ना ही आए जाए।
निहाल ने सर झटक कर बाहर निकल गई। इल्तुतमिश ने अपनी मुस्कुराहट रोकी जबकि यहाँ कुछ नहीं बोली। इसके ख्यालात भी ऐसे ही थे जबकि नूर हैरान थी। निहाल की ऐसे क्यों बोली? सिकंदर ने गहरी सांस खींची। वो तीनों तहैया कर चुके थे हालात को फिर से नॉर्मल करने का, वरना कभी इनका घर नहीं जुड़ता। सिकंदर आज की ज़िद की वजह से समी को तलाश कर रहा था, उसे यकीन था वो इसे मिल जाएगा। वो सब गाड़ी में बाइक्स पर सवार होकर एलिज़ा के घर की तरफ रवाना हो चुके थे, जबकि तीनों ख़वातीन में हाजिर सारिम को नहीं पता था। हानिया सुन तो चुकी थी मगर अपने अंदर उठती मिशाल के लिए हसद का इलाज नहीं कर सकी। फिर डूब के मर जावे लानती के खा के बगैरत। जी तो गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी किस्त का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट सेशन की तरफ चलते 2 दिन कमेंट है क्योंकि किस्त मैंने आपके लिए जल्दी रिकॉर्ड कर लिया, फिर वीडियो एंड करेंगे। चौधरी चट यार ये लोग बहुत जालिम है, पता नहीं आपको क्यों नहीं लाइक करते, जिनको नहीं करना होता उनको कर देते हैं, बस मर्जी उनकी। चौधरी चट अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे, आप हमें अपनी आवाज़ से बहुत बहुत सुकून देती हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच डियर, प्यारी सी दुआ के लिए। जी तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा, सिर्फ इनका ही कमेंट था क्योंकि मैंने बताया मैं पहले रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मुझे अब दें इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। अब तो गले का भी हशर नशर ख़राब हो गया, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, न्यू नावल पर रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।